सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस पावर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8 रहने वाला आज पीवाई की सीरीज़ पार्ट 4 का। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। एंड किस किस ने भाई आज मेडिटेशन किया था सुबह? सुबह सुबह किसने मेडिटेशन किया था? सर टाइम कितना हो रहा? टाइम बेटा 10:10 हो रहा है। क्यों, कहीं जाना है क्या? समझ रहे हैं बेटा तुम्हारे इशारे हम, क्यों टाइम पूछा जा रहा है। पूरा 1 मिनट जल्दी हूँ आज। रोज़ 10:10 पे आता हूँ, आज 10:09 पे आया हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और धीरे धीरे मैं 1-1 मिनट कम करके लाऊंगा 10 पे, देखना तुम। सर अपनी यार साउंड लो होता है वीडियोस में, ऐसा होता है क्या? और भी लोग ज़रा कंफर्म करेंगे क्या इस तरह की समस्याएं और भी लोगों को हैं क्या साउंड की? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। एंड पार्ट 4 का लेक्चर नंबर 8। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे, दैट इज़ इन 1960s 2 मेजर प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड पॉपुलरली रेफर टू एज ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 के दशक में 2 प्रमुख कार्यक्रम शुरू हुए थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रोग्राम्स कौन से थे? ऑप्शंस हैं आपके, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, दैट इज़ IADP हो गए, ठीक है। इंटेंसिव इरिगेशन प्रोग्राम 1964, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1961, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1964। तो आप देख सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, है ना। कल हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखा था कि किससे रिलेटेड है, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से, है ना। यही हम लोगों ने देखा था, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से। फिर हमने देखा था ये टर्म किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। फादर किसको बोला जाता है इसको? ये बोला जाता है नॉर्मन जी को। नॉर्मन बोरलॉ को इसका फादर बोला जाता है। और इनको नोबेल कब मिला था, ज़रा कमेंट में आप बताएंगे। किस कंट्री से हैं ये आप बताएंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे पहले मेक्सिको और बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में इसको लाया गया था। अब इंडिया की अगर हम कंडीशन की बात करें तो इंडिया उस समय PL 480, किस समय की बात हो रही है, आज़ादी के तुरंत की बात हो रही है कि हम PL 480 नाम की एक वीट की वैरायटी को इंपोर्ट करते थे। हमारे पास इतना भी वीट का प्रोडक्शन नहीं था कि हम अपने लोगों का पेट भर सकें, तो इसलिए हम US से ये वीट की वैरायटी को इंपोर्ट करते थे। और ये वीट की वैरायटी US वाले अपने सुअरों को, पिग्स को खिलाते थे। देन इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, ऑल थैंक्स टू MS स्वामीनाथन जी, जिनका भी 2023 में डेथ हुआ था, ठीक है। तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। नॉर्मन बोरलॉ की बात करें 1970 में ही रिसीव द नोबेल प्राइज़। एंड बात करें नॉर्मन बोरलॉ की तो ये किस कंट्री से थे, US से थे। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2 फेजेज़ कब कब? एक तो मिड 1960s से मिड 1970s और दूसरा वाला मिड 1970s से मिड 1980s। ये जो पहला फेज़ है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमने हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड्स को इम्प्लीमेंट लाए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी इन्हेंस हुई। मतलब कि जितने बीज डाल के पहले प्रोडक्शन हो रहा था उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन अब इन सीड्स को डाल के हो रहा था। प्लस हमने एग्रीकल्चर को मैकेनाइज किया, नए नए टूल्स इस्तेमाल किए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ी। ये फर्स्ट फेज़ में जो इम्प्लीमेंट हुआ कहाँ पे हुआ, ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। यहाँ के जो किसान हैं उनको ज़्यादा यहाँ का लाभ मिला। यानी कि एक तरह से इनइक्वालिटी आनी यहाँ पे शुरू हो गई धीरे धीरे, जो आज भी प्रिवेलेंट है हमारे देश के किसानों के बीच में। अगर आप पंजाब हरियाणा साइड चले जाएंगे तो किसान एकदम DJ में लगा के, एकदम ट्रैक्टर में DJ लगा के एकदम खेत जोतते हैं। यहाँ पे
तो बहुत ही आप देखेंगे दयनीय स्थिति में होते हैं, खासकर ईस्टर्न यूपी बिहार इस साइड में। जबकि ईस्टर्न यूपी बिहार वॉज मोर फेवरेबल फॉर दी ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा जैसे वो स्टेट हैं जहाँ पे लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश की दर बहुत कम होती है, ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर का लेवल है वो काफ़ी नीचे है। लेकिन ये यूपी बिहार में, ईस्टर्न यूपी बिहार में तो ठीक है, लेवल उससे काफ़ी बढ़िया है, और जो भूमि भी है वो भी ज़्यादा उपजाऊ है यूपी बिहार की। फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के जो किसान थे उनके पास एक तरह से हम बोल सकते हैं पैसे, थोड़ा इनिशियल कैपिटल था ये HYV सीड्स और मैकेनाइजेशन करने के लिए, इसलिए इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से और ज़्यादा हमें इनइक्वालिटी जो है अभी देखने को मिलती है किसानों के बीच में। तो ये वॉज वन ऑफ द डाउन साइड ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक डाउन साइड था। पॉजिटिव्स तो थे ही थे कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि हम सेल्फ सफिशिएंट भी हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी एक लार्ज स्केल पे, ये तो है ये पॉजिटिव। और इसके नेगेटिव्स क्या हैं? अगर नेगेटिव्स की बात करें, एक तो मैंने आपको नेगेटिव वो बताया, नेगेटिव भी पूछता है स्टेटमेंट देके। एक तो ये है कि सॉइल की जो एल्कलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? इसलिए बढ़ गई, या फिर हम इन जनरल बोल सकते हैं कि सॉइल हेल्थ ख़राब हो गई, जिसमें कि एक सॉइल एल्कलिनिटी भी है। ये ज़मीन है, इसमें खूब, क्योंकि एक बटन दबाया, ट्यूबवेल लगा हुआ है, खूब एकदम पानी से लबालब भर दिया, ठीक। अब इसका इवेपोरेशन होगा तो जो सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे पंजाब हरियाणा में रेट ऑफ, हम बोल सकते हैं कि जो इवापोरेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो इसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा, तो पानी उड़ गया, सॉल्ट यहाँ पे बच गया, तो वो सॉइल एल्कलाइन हो जाएगी। क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह खूब भर भर के डाले, तो पेस्टिसाइड बोल रहा हूँ, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड तो छिड़के जाते हैं सो दैट पेस्ट यानी कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो ना लगें पेड़ में, लेकिन जो ये फर्टिलाइजर्स हैं ये भी खूब डाले इन लोगों ने। तो फर्टिलाइज़र का ये होता है कि आपको जितना भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हो सॉइल में, अगली बार उससे ज़्यादा डालना पड़ेगा। जैसे कि नहीं कि एक में पहले नशा हो जाता है किसी को, जो एकदम पहले बार होता है, फिर एक में कुछ नहीं होता है, 2 लेनी पड़ती तब नशा होता है। तो ऐसे ही है फर्टिलाइज़र का, कि और ज़्यादा नंबर ऑफ आपको फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन हो, जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र और यूज़ करेंगे तो सॉइल की जो हेल्थ है और डिटेरियोरेट होगी और ख़राब होगी। तो ये एक नेगेटिव है। और एक और नेगेटिव है, एंड दैट इज़ कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है पहले के कंपैरिजन में। तो ये नेगेटिव्स हैं, क्लियर। और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1961 में और इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1964 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रूट लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ एन एल्गे दैट बाइंड्स द एल्गे टू अ हार्ड सब्सटेंस लाइक अ स्टोन। शैवाल के आधार पर जड़ जो होती है, जड़ जैसी संरचना क्या होती है जो शैवाल को पत्थर जैसे कठोर सबस्ट्रेट से बांधती है? बिल्कुल, यहाँ पे विकास ने बहुत अच्छा ऐड किया है, एंड वो इन्होंने ऐड किया है कि एल्कलिनिटी को ख़त्म करने के लिए, जो सॉइल की एल्कलिनिटी होती है उसके लिए हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। जिप्सम यूज़ कर लेते हैं तो जो एल्कलिनिटी होती है, जो pH वैल्यू उसका 7 से ऊपर हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो वो मैनेज हो जाता है। और जिप्सम की बात करें क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है। इसको अगर ज़रा कमेंट बताइए, अगर इसको मैं 373 केल्विन पे हीट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? एल्गे आपने देखा होगा, जो ये शैवाल वगैरह होते हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं, उसमें आपको मतलब खुद को बाइंड करके चपक के रखते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये होते हैं ब्लेड्स, ये होता है फ्लोट, इसको बोलते हैं स्टाइप, और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। ऑप्शन नंबर 4। एल्गे किस फाइलम से बिलोंग करते हैं ये बताएंगे। एल्गे की स्टडी को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गे को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल्स आपको कोट करने हैं। ब्राउन को क्या बोलते हैं? ब्राउन के एग्जाम्पल्स आपको कोट करने हैं। रेड को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एल्गे जो होता है ये आपका थैलोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है। थैली में सारी चीज़ फैली हुई है, यानी कि थैलोफाइटा फाइलम को हम सिनोनिमसली एल्गे भी बोल देते हैं। एल्गे की स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइको इज़ अ रूट वर्ड फॉर द एल्गे। ये होता है आपका क्लोरोफाइके। ब्राउन होता है आपका फाइयोफाइके, एंड रेड होता है रोडोफाइके। ग्रीन की बात अगर एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे तो यहाँ पे स्पाइरोगैरा एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। स्पाइरोगैरा को ही आपने नाम सुना होगा इनका, एंटनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। किस ने नाम सुना है? और जिसने नहीं सुना है ना, अभी क्लास छोड़ भाग जाना है यहाँ से, ठीक है। कई बार बता चुका हूँ, एंटनी लीवेनहॉक मैंने हम लोगों ने देखा था कि 1674 में इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी पॉन्ड वाटर में, तभी इनको स्पाइरोगैरा भी वहाँ पे दिखा। और स्पाइरोगैरा को भी इन्होंने एक लिटिल प्लांट क्या इस तरह से बोला था, ठीक है, लिटिल प्लांट। क्वेश्चन पूछा था सिलेक्शन पोस्ट में कि किसने 1674 में इस तरह से बोला था स्पाइरोगैरा को लिटिल प्लांट।
आंसर वॉज एंटनी वॉन लीवेनहॉक। और काफ़ी लोग सही कर आए थे क्योंकि उन्होंने पता था कि 1674 में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की भी डिस्कवरी करी थी पॉन्ड वाटर में, तो उससे रिलेट करके कराए थे काफ़ी लोग, ठीक है। और हमारा हो जाएगा क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास हो जाएगा जो ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक है आपका क्लैमिडोमोनास टाइप ही इसका नाम है क्या, क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। ब्राउन के एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, ब्राउन के एग्जाम्पल्स हैं जैसे हमने देखा था लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, केल्प, केल्प, लैमिनेरिया एंड, और वो क्या था जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमें देखने को मिलता है, सरगैसम, ठीक है, सरगैसम। तो ये हमारे एग्जाम्पल है। और रेड का हमने कल देखा था कल कुछ कि रेड जो एल्गे होता है उससे हम बनाते हैं एक जेली, और उस जेली का नाम क्या है, अगर, देखा थे कल। और इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या था कि ये फैट इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो फैट नहीं होता इसमें, क्लियर। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको 373 केल्विन पे अगर हीट कर देंगे तो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आधा बचेगा, और आधा बचता है तो इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। 373 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 273 से माइनस कर देंगे तो ये हमें डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा ना, 10 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे एल्गे वगैरह में, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हैं। हाँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एल्गे होता है इसमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक बार डेफिनेशन इस तरह से पूछ ली थी, आई थिंक CPO में ही पूछा है, अभी जो CPO हुआ है शायद, ठीक है। इस तरह से होता है फ्रैगमेंटेशन में कि जैसे ये मान लो कि कोई एक, देखिए पहली बात तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बंदा ही काफ़ी होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स, मान लो ये स्पाइरोगैरा है, इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं टूटेंगे, और डिफरेंट पार्ट्स ऐसे मान लेते हैं कि छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब ये फुल स्पाइरोगैरा, फुल स्पाइरोगैरा, फुल स्पाइरोगैरा में डेवलप हो जाएंगे। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूजन, होता है। अमीबा ले लो, लेशमैनिया ले लो, जिसकी वजह से काला आजार नाम की डिजीज़ होती है, तो इन सब में बाइनरी फ्यूजन होता है, विखंडन होता है जिसमें 1 से 2 बनता है। जैसे अमीबा ये होता है, अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, कल पढ़े थे, कोई शेप ही नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये फैलेगा अमीबा, ठीक है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वही फैलेगा, ये और फैलेगा, इसके अंदर का न्यूक्लियस और फैलेगा, और धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा फैलेगा, और इस तरह से ये टूट जाएगा, 2 अमीबा बन जाएंगे, ये एक अमीबा से 2 अमीबा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें पूरा अमीबा, पूरा के पूरा अमीबा निकल रहे हैं। फ्रैगमेंटेशन में क्या है, जो इसके टुकड़े हैं, टुकड़े निकल रहे हैं और टुकड़े फर्दर डेवलप हो रहे हैं। तो फ्रैगमेंटेशन ये एल्गे वगैरह में देखने को मिलता है, जैसे स्पाइर वगैरह, और बाइनरी फ्यूजन अमीबा और लेशमैनिया जैसे चीज़ों में देखने को मिलता है, ठीक है। डांग दरबार फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन विच स्टेट। डांग दरबार ये कहाँ पे होता है, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राजस्थान के फेस्टिवल्स हम आई थिंक देख चुके हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से, आप भी अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करिए। गंगौर, गंगौर फेस्टिवल ये भगवान शिव और पार्वती जी के मिलन को दर्शाता है, खासकर ये पार्वती माता से रिलेटेड है गंगौर फेस्टिवल। प्लस आपका जो पुष्कर मेला है वो यहाँ पे राजस्थान में लगता है। सूरज कुंड कहाँ लगता है, वो हरियाणा में लगता है। पुष्कर आपका है राजस्थान में, ठीक है। और शमला जी एक लगता है, वो गुजरात में लगता है, शमला जी। तो पुष्कर हो गया, कोलायट हो गया, ठीक है, कोलायट, बूंदी, बनेश्वर, बनेश्वर हो गया, ठीक है। MP की अगर बात करें तो MP में लोकरंग, खजुराहो यहाँ पे होता है, खजुराहो, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी हैं, आपको पता है ना। खजुराहो टेम्पल्स किसने बनवाए थे, चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए थे। और जो आपका कंदरिया महादेव टेम्पल है, कंदरिया महादेव जो टेम्पल है, मंदिर है, ये आपका खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का ही पार्ट है जो मध्य प्रदेश में है। भगोरिया हाट होता है, हमने इस तरह से कुछ एक डांस भी देखा था कि मध्य प्रदेश के गोरियां जो हैं खड़े मंच पे नाच रही हैं, खड़ा होकर अदा दिखा रही हैं, और सिर पे मटकी रख के, है ना, और फूल पत्ती रख के इस तरह से अदा दिखा रही हैं। तो वो हमने डांसेस याद किए थे, और वहाँ पे गोरिया से भगोरिया था, तो ये भगोरिया हाट करके यहाँ पे फेस्टिवल भी होता है। एक फेस्टिवल मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है सांची में, उसका नाम लिखेंगे जल्दी से कमेंट में। और तानसेन यहाँ महोत्सव होता है ग्वालियर में, बिकॉज जो हमारे मियाँ तानसेन थे जो ग्वालियर घराने से ही बिलोंग करते थे। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे तानसेन, रुद्रवीणा या फिर रबाब बजाते थे, रुद्रवीणा और रबाब। इनके गुरु का नाम आपको बताना है कमेंट में जल्दी से, गुरु का नाम क्या था इनके। और तानसेन किसके कोर्ट में नवरत्न थे, अकबर के कोर्ट में थे। और ये पहले सबसे, अकबर के कोर्ट में से भी पहले राजा रामचंद्र सिंह, ग्वालियर के राजा रामचंद्र सिंह थे, राजा रामचंद्र सिंह तोमर डायनेस्टी के रूलर, उनके कोर्ट में थे ये। उसके बाद वहाँ पे गए थे, ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे। और इनके गुरु का नाम क्या था, हरिदास, ठीक है,
हरिदास था, और इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए। अभी तानसेन फेस्टिवल ही सेलिब्रेट कर रहे थे ग्वालियर में, ग्वालियर में यहाँ, तो ग्वालियर में ही सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने आपको आई थिंक ये बता चुका हूँ कि जिस दिन हम तानसेन डे, एमपी की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम किस महीने की 25वीं तारीख को, जरा आप बताइए किस महीने की 25वीं तारीख को हर साल तबला डे सेलिब्रेट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे लगभग 1,500 लोगों ने, जो ग्वालियर का फोर्ट था वहाँ पे तबला बजा के रिकॉर्ड क्रिएट किया, वंदे मातरम की धुन बजाई वहाँ पे, ठीक है। तो कंदरिया महादेव हो गया हमारा, और कौन सा था, और यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था सांची में कौन सा होता है, तो ये होता है आपका चेतियागिरी विहार फेस्टिवल। सांची स्तूप है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्तूपा है इन दी होल वर्ल्ड, जो कि अशोक ने बनवाया था। चेतियागिरी विहार फेस्टिवल, विहार क्या होता है, विहार वो होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स रहते हैं, चैत्य वो होता है जहाँ पूजा करते हैं, विहार जहाँ पे रहते हैं, ठीक। और पंचमढ़ी भी एक नोट कर लेंगे, पंचमढ़ी, ये सब कहाँ के हैं, एक्चुअली पंचमढ़ी एक हिल भी है, एक जिसको कि हम क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं। पंचमढ़ी एक हिल है जिसको हम सतपुरा की रानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के फेस्टिवल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र कौन कौन से हैं, तो जहाँ पे पहली बात तो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है, तो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा, जिसमें गुड़ी का मतलब होता है विक्ट्री, जीत होता है इसका मतलब। और जहाँ पे अभी आपको पूर्णिमा देखने को मिल जाए, जैसे कि कोजागिरी पूर्णिमा, होजागिरी त्रिपुरा का फेस्टिवल है, लेकिन कोजागिरी पूर्णिमा ये महाराष्ट्र का है। नरली पूर्णिमा, एल्लोरा फेस्टिवल, एल्लोरा फेस्टिवल, एल्लोरा वैसे बात हमें पता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और यहाँ पे मैंने आपको एक टेम्पल भी पढ़ाया था एल्लोरा में, कौन सा टेम्पल है वो बताइए। और आपका यहाँ पे पोला फेस्टिवल होता है, बाण गंगा फेस्टिवल होता है, बाण गंगा। और आपका यहाँ पे एक अगेरा फेस्टिवल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, मुंबई में होता है, सिटी का नाम पूछ लेता है आपसे, मुंबई में होता है। और यहाँ पे एक सूला फेस्ट भी होता है, सूला फेस्ट, जिसको हम सूला वाइन यार्ड के नाम से भी जानते हैं, सूला वाइन यार्ड, ये कहाँ पे होगा, वाइन के लिए कौन सा फेमस है आपका, नासिक फेमस है, तो ये सूला फेस्ट या फिर सूला वाइन यार्ड नासिक में होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो डांग दरबार पूछा है ये होता है आपका गुजरात में। गुजरात में और कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं डांग दरबार के अलावा, तो यहाँ पर रण उत्सव होता है, रण उत्सव, ठीक है। और शमला जी फेस्टिवल मैंने आपको बताया था अभी, शमला जी मेला जो एक तरह से लगता है, शमला जी मेलो बोलते हैं वहाँ पे इसको। वॉथ मेला लगता है, वॉथ मेला। मोढेरा डांस फेस्टिवल होता है, मोढेरा सन टेम्पल है आपका गुजरात में वहीं पे, ठीक है, मोढेरा डांस फेस्टिवल, ये सब वहाँ पे होते हैं गुजरात में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि शर्मा जी जो है, शर्मा जी करवा चौथ पे रण कर लिए, किससे किससे कर लिए, मतलब डांग लेके, डांग आप समझते हो ना, हमारे यहाँ लठ को डांग बोलते हैं, तो डांग लेके करवा चौथ पे रन कर लिए शर्मा जी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ और लिख रहा हूँ यहाँ पे जो रिसेंट एग्जाम में अभी पूछे गए हैं, वो आपको बताना है कि किस स्टेट या फिर यूटी से हैं। बहु मेला, ठीक है, और रोंगकेर, म्योको, पोंगल और बैदिन खलाम, ठीक है। बैदिन खलाम छोड़ दो, इसको जब मेघालय स्टेट आएगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे इसको। बहु मेला कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। रोंगकेर फेस्टिवल ये असम में है, ठीक है, असम में है। और यहाँ की एक ट्राइब है, ठीक है, उसका ट्राइब का नाम क्या है, बोडो ट्राइब, ठीक है, वो इसको सेलिब्रेट करती है। म्योको की अगर बात करें, अरुणाचल में होता है ये फेस्टिवल। एंड जो पोंगल होता है ये तमिलनाडु में होता है, पोंगल। पोंगल एक डिश का नाम होता है और उसका मतलब होता है टू बॉयल, पोंगल का मतलब होता है टू बॉयल। मैंने आपको बताया था वो चावल और दूध डाल के बॉयल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पोंगल। और इसमें एक तरह की आर्ट यहाँ पे बनाई जाती है और उसको बोलते हैं कोलम। ध्यान रखना, कोलम किससे एसोसिएटेड है, पोंगल से। अच्छा, तमिलनाडु का पोंगल है, लेकिन अट्टुकल पोंगल कहाँ का है, वो केरल का है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे छूट रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 मेक्स अ प्रोविजन फॉर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल द स्टेट हैविंग द पॉपुलेशन अबव हाउ मच, तो किससे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ का 3-tier पंचायती राज सिस्टम वहाँ पे सेटअप किया जाएगा। हाँ जी, सबका सही है। चलिए, तो अगर हम बात करें 3-tier पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायत की बात करें सबसे पहले तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जो नौगांव डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे सबसे पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया गया था पंचायती राज को। बट ये मैंडेटरी नहीं हुआ करता था, जिसका मन है सेटअप करो, जिसका मन है मत करो। लेकिन फिर एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनी एक दिन, ठीक है, 1957 में, सॉरी हाँ इसी टाइम बनी थी। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये रिकमेंड की, देखो कमेटी तो और भी बहुत सारी बनी थी इनके बाद भी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, और भी कमेटी बनी थी, जैसे कि आपकी अशोक मेहता कमेटी बनी थी, थुंगौन कमेटी बनी थी, ठीक है, थुंगौन कमेटी,
LM सिंघवी कमेटी, ये सारी कमिटीज़ बनी थी फॉर दी पंचायती राज। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता कमेटी, तुंगौन कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, तो ये सारी कमेटी भी इसी से एसोसिएटेड थी। बट बलवंत राय मेहता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के रिकमेंडेशन पे ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया था। कैसे इस्टेब्लिश किया गया था? 73rd अमेंडमेंट किया गया था, 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। काहे से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। ये 3 टियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एकदम लो लेवल, एकदम निचले लेवल पे, दैट इज़ विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होंगी, ब्लॉक लेवल पे जिसको कि हम इंटरमीडिएट लेवल भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति होंगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होगा। ये नाम अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट स्टेट में, लेकिन विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में यही आपका 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होता है। इसमें, इस एक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर किसी स्टेट की, कहीं के भी अगर स्टेट की 2 मिलियन से पॉपुलेशन कम है, जैसे सिक्किम जैसे राज्य हैं, यहाँ पे तो 1 मिलियन से भी पॉपुलेशन कम है, तो ऐसे राज्यों में आपको इंटरमीडिएट आप चाहें तो हटा सकते हैं, आप 2 टियर को ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सेटअप करने को ही बोला था, लेकिन एक्चुअल में बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे 3 टियर को लागू किया गया था। बस छूट उनको दी गई थी जिनकी 20 लाख से पॉपुलेशन कम है उनके लिए। अभी 73rd अमेंडमेंट से किया क्या गया था? तो 73rd अमेंडमेंट से किया ये गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 9 यानी भाग नंबर 9 को जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 243 से 243 ओ तक के में प्रोविजंस ऐड किए गए थे जो पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड है, जिनको भी हम देखने वाले हैं। प्लस साथ ही साथ लगे हाथ 74th अमेंडमेंट भी 1992 में कर दिया गया था, और वो भी एसोसिएटेड था लोकल गवर्नमेंट से। लेकिन पंचायत होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और ये है पार्ट नंबर 9A में, भाग नंबर 9 का में, और 243P से लेकर 243ZG तक जाता है ये। और इसके बाद हुआ था पार्ट नंबर 9A के बाद आता है पार्ट नंबर 9B। इसको ये मत सोचना कि 73 है ये अमेंडमेंट, ये 74th अमेंडमेंट है तो ये 75th अमेंडमेंट होगा, नहीं, ये 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। और ये तुम्हें बता चुका हूँ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से एसोसिएटेड है, और ये 243ZH से लेके 243ZT तक जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक एक आर्टिकल देखेंगे, समझेंगे, और विद ट्रिक देखेंगे, आराम से आपको यहाँ पे याद हो जाने वाला है। ठीक है, आराम से यहाँ पे ढंग से फोकस करिएगा बस। और एक चीज़ कि ये जब अमेंडमेंट हुआ था, गेस करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये अमेंडमेंट जब हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे कंट्री के? डेफिनेशन दी हुई है पहले वाले में। तो ए में ग्राम सभा, ए का मतलब असेंबली होता है, असेंबली को हिंदी में सभा बोलते हैं। तो ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा में वो लोग आते हैं जो 18+ हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरा वोटर लिस्ट में अगर नाम है, ठीक है, मैंने अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा रखा है, वोटर ID कार्ड बना हुआ है, तो मैं ग्राम सभा का हिस्सा होऊंगा। ठीक है, एकदम निचला लेवल का एक तरह से, जहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम सभा। ठीक, और 243 में क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की, पंचायत का गठन किस तरह से होगा, ये बी में दिया हुआ है 243B, यानी कि पंचायत किस तरह से बनेगी, बी से बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। सी से कॉम्पोजिशन, गठन दिया हुआ है इसका किस तरह से किया जाएगा। डी से रिजर्वेशन, डी से आप दलित याद कर लो, दलित्स को रिजर्वेशन मिलता है। अब रिजर्वेशन यहाँ पे किसको है? दलित्स को तो है, यानी SC ST को तो है, किस प्रपोर्शन में? इन दी प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, इनकी प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, जितनी उनकी जनसंख्या है वहाँ पे उसके हिसाब से रिजर्वेशन कर दिया जाएगा। प्लस वेमेन को भी रिजर्वेशन है, कितना? 1/3। और वेमेन और 1/3, इससे आपको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद आता है जो रिसेंटली हमने अभी डिस्कस किया था? फिर हम बात करें आर्टिकल 243E। ई का मतलब रीजनिंग में क्या होता है? हम इसको लेटर नंबर 5 देते हैं, और 5 साल का ड्यूरेशन होता है पंचायत का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और अगर अर्ली डिसोल्यूशन हो गया, जैसे मान लो कि कोई पंचायत 5 साल तक चलनी थी, लेकिन चौथे साल में आके वो डिसॉल्व हो गई, तो जो नई पंचायत का गठन होगा वो पूरे 5 साल तक नहीं होगी, वो सिर्फ 1 साल तक। जैसे मान लो अभी लोकसभा मोदी जी की उसके हेड हैं गवर्नमेंट के, अगर मान लो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नई सरकार बनेगी अगर मान लो अभी या फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो पूरे 5 साल के लिए बनेगी। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं होता, पंचायत में रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए बनती है।
एफ का मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फेल कर जाना। फेल कर जाना मतलब फेल कर जाओगे तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी की 25 साल उम्र नहीं हुई है तो इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल उम्र चाहिए, वो तो 25 तो चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, ये लिखा हुआ है। और डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा, वो बॉडी डिसाइड करेगी जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ऑथोराइज करेगा। ध्यान रखना, पंचायत और नगर पालिकाओं को लेकर पावर जो है पार्लियामेंट के पास नहीं है ज़्यादा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। जी से याद कर लो गोली। गोली का मतलब है गोली खाते ही पावर आ जाती है किसी के पास, तो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एच हाउस टैक्स याद कर लो, हाउस टैक्स, तो टैक्स इम्पोज करने का पावर है पंचायत के पास। आई से इनकम, इनकम कौन? इनकम मतलब फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन, स्टेट का फाइनेंस कमीशन। कल हम लोगों ने देखा था फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, रिकॉल करिए कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 280। और इसकी जो रिपोर्ट होती है वो किस आर्टिकल में आती है? 281, जो किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, हु लेस दैट रिपोर्ट इन दी पार्लियामेंट। एंड जे से ऐसे का याद कर लो जांच, जे से याद कर लो जांच, जांच मतलब ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। बाकी तो मत भी याद करो, चल जाएगा। के में इलेक्शन वगैरह दिया हुआ है, क्योंकि अब इतने याद हो गए हैं, आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। क्लियर है इतनी चीज़? और इससे याद आना चाहिए आपको 106th अमेंडमेंट जो रिसेंटली हुआ है, जहाँ पे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन को 1/3 सीट्स रिजर्व करी गई हैं। इज़ दैट क्लियर? एक एक्ट है, ऐसे ही ध्यान रखना, उसका नाम है पेसा एक्ट ऑफ 1996। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट है 1996 का, जिसके तहत कुछ ऐसे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे पार्ट 9 के प्रोविजंस को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस इम्प्लीमेंट किया जाता है। और बोला जाता है कि वहाँ पे पैसा लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011 का सेंसस? 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 11 शेड्यूल भी शर्मा जी देखो कितना अच्छा ऐड किए हैं शर्मा जी। शर्मा जी ने ऐड किया है कि सर 73rd अमेंडमेंट से 11 शेड्यूल भी जोड़े। बिल्कुल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप बिल्कुल रिकॉल करिए। 74th अमेंडमेंट से 12th शेड्यूल को यानी 12वीं सूची को जोड़े। इसमें टोटल कितने फंक्शनल आइटम थे, उसमें कितने थे, जरा ये भी बता दीजिए। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? तो ये है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। हाईएस्ट लोवेस्ट थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि हाईएस्ट कहाँ पे है, एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट या फिर किस यूटी में देखने को मिलेगी, ये हमें पता होना चाहिए। तो हाईएस्ट बात करें तो हाईएस्ट कहाँ पे? स्टेट यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे यूटी लिख लेते हैं। तो हाईएस्ट जब स्टेट की बात आएगी तो बिहार होगा। कितना है बिहार में? 1106 है, ठीक है, 1106 है। यूटी की बात करेंगे तो दिल्ली है। दिल्ली कितना है? बिहार का भी 10 गुना है, 11,320 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। और लोवेस्ट में बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितना है? अरुणाचल प्रदेश का 17 लोग रहते हैं यहाँ पे। और यूटी की बात करेंगे तो पुडुचेरी, उतना तो यूटी में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है। अरुणाचल ध्यान रखना 17 लोग यहाँ पे रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4। इसमें है आपके 29 फंक्शनल आइटम्स और इसमें है आपके 18 फंक्शनल आइटम्स, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ आप जरा ये बता दीजिए कि भारत की जनसंख्या है कितनी, पॉपुलेशन कितनी है 2011 के सेंसस के हिसाब से। एंड डेकेडल ग्रोथ रेट कितना है, एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट कहाँ पे है, सबसे कम यानी कि नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट कहाँ पे देखने को मिली। तो 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, जिसमें कि 118 मिलियन पॉपुलेशन हमने 2001 से लेकर 11 के बीच में ऐड करी है। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं, बिकॉज अभी तक पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टैगनेंट थी। इसके बाद मतलब भनाभन हम जो है भागे इसमें, फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी और अभी भी भाग रहे हैं, इसी वजह से हम टॉप पे आ चुके हैं। पहले तो हमारी जो पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड का 17.5% थी, और अभी ऑब्वियस ही बात है बढ़ चुकी होगी। बट एरिया के टर्म्स में हम सिर्फ 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं पूरे वर्ल्ड का। डेकेडल ग्रोथ रेट 17.7% थी और एनुअल ग्रोथ रेट 1.64%, यानी कि वार्षिक वृद्धि दर और दशकीय वृद्धि दर। सबसे हाईएस्ट देखने को मिला मेघालय का, सबसे लोएस्ट नागालैंड का। नागालैंड में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला, नेगेटिव रेट कितना, -0.47%। सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट किस ईयर में देखने को मिली, 1971, 1971 में सबसे हाईएस्ट था डेकेडल ग्रोथ रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया? कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी। नॉट रिलेटेड टू द कोस्टल प्लेन। अच्छा, कोस्टल प्लेन भी हमें पता है कि दीज आर वन ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स,
याद आ रहा है आपको कि ये हैं आपके वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, और यहाँ पे जो आपको तटीय मैदान देखने को मिलते हैं कोस्टल प्लेन्स, ये आर वन ऑफ द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो क्यों ना रिवाइज कर लें, इनको भी देख लें। रिवाइज क्या कर लें, अभी तक देखा ही नहीं तो रिवाइज क्या पहले देख ही लेते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन लगे हाथ, मौका मिले ना मिले, मौका मिले कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका कौन सा कोस्ट, ये काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है, काठियावाड़ कोस्ट है। देन महाराष्ट्र और गोवा में है आपका कोंकण कोस्ट, ये ध्यान रखना है आपको। देन यहाँ पे है कन्नड़ कोस्ट कर्नाटका में, एंड ये है आपका मालाबार कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में है कोरोमंडल कोस्ट, इसको बोलते हैं, याद होने चाहिए आपको, कोरोमंडल तट बोलते हैं। इसके ऊपर आएंगे तो इसमें आंध्र प्रदेश में नॉर्दर्न सरकार, उड़ीसा में उत्कल प्लेन्स, एंड यहाँ पे आता है बैगा कोस्ट वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आप पूछ रहे कौन सा कोस्टल प्लेन से रिलेटेड नहीं है, आप खुद ही देखिए। ये ऑड वन आउट भी अगर आप करेंगे, कृष्णा, कावेरी और महानदी हमारी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है, बट ब्रह्मपुत्र इज़ अ हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या अंतर है? अंतर ये है, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है तो हिमालयन रिवर्स यहाँ पे है, पेनिनसुलर रिवर यहाँ पे है, ये तो एकदम बेसिक से डिफरेंस हो गया। मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ की जो रिवर्स हैं हिमालयन रिवर, ये पेरेनियल नेचर की होती हैं। पेरेनियल का मतलब होता है इनमें पानी ऑल थ्रू आउट द ईयर रहता है। क्यों? क्योंकि जो इनका सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है। यहाँ पे पानी ऑल थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता है, सीजनल नेचर की होती हैं। दैट इज़ वाई इनको एफिमेरल रिवर्स के नाम से जानते हैं। इनका जो कोर्स होता है नहीं, रास्ता बड़ा लंबा होता है, ये बहुत ही गहरी नदियाँ होती हैं, बहुत ही इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करके जाती हैं। ये जो होती हैं इनका रास्ता काफ़ी छोटा होता है, ठीक। अब आते हैं रिवर्स के बारे में, देखते हो आंसर इसका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। पहले जो रिवर्स दी हुई कृष्णा, कावेरी, महानदी, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो पूर्व की तरफ बह रही हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, और एक वो जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। हम फोकस करेंगे ईस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, और ऐसा नहीं वेस्ट भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग, क्यों ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पीपी जो है हमारा, वो उसका ग्रेडियंट जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, झुका हुआ है ईस्ट की तरफ, इसलिए ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ बहती हैं। जैसे हमारी महानदी है, जिसको हम सौरो ऑफ पहले उड़ीसा के नाम से जानते थे, बट अभी तो नहीं है, ठीक है। अभी जब से हीराकुद डैम बन गया है, जो कि लॉन्गेस्ट डैम है कंट्री का, तो वो उसको काफ़ी ढंग से मैनेज करता है। देन यहाँ पे आती है हमारी एक पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी, जिसको गोदावरी के नाम से जानते हैं, एंड जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की या फिर साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको। निकलती कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और त्र्यंबकेश्वर टेम्पल मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, आई थिंक। जरा बताइए इसको किसने बनवाया था? ये कहाँ पे है? नासिक में है ये त्र्यंबकेश्वर। और इसको बनवाया था किसने? बालाजी बाजी राव, जो कि एक पेशवा थे। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर थे मराठा किंगडम में। देन यहाँ पे आप आएंगे तो कोल्लेरू, और ये है आपके नीचे इसके कृष्णा, ठीक है। ये कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी की, ये तो यहाँ, ये एक्चुअल में कृष्णा रिवर का ओरिजिन ये होगा, ठीक है। तो कृष्णा रिवर निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। ये भी महाराष्ट्र से ही, गोदावरी और कृष्णा दोनों महाराष्ट्र से निकलती हैं। देन यहाँ पे कृष्णा आ गई, और इनके बीच में, दैट इज़ गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक लेक पड़ता है, झील, कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। अभी ट्रिब्यूटरीज भी देख रहे हैं, सहायक नदी भी देख रहे हैं। देन यहाँ पे आती है एक छोटी सी रिवर जिसका नाम है पेन्नर। ये आंध्र प्रदेश में फ्लो होती है, पेन्नर नाम है इसका। और इसी के जस्ट नीचे पुलिकट लेक है, पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। डू नॉट कन्फ्यूज पेन्नर विद पेरियार। पेरियार वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और वो भी केरल की। पेन्नर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, आंध्रा की। देन यहाँ से आपकी ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहाँ से कावेरी निकलती है। कहीं कहीं हम बार बोल देते हैं ताल कावेरी नाम की जगह है, वहाँ से निकलती है कावेरी, और यहाँ पे आके ख़त्म कर जाती है। ये सारी जो भी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को ड्रेन करती हैं, और जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो अरेबियन सी, अरब सागर में ड्रेन करती हैं। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा हम ट्रिब्यूटरीज वगैरह देख लें क्या? ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं जल्दी से, किस किस की देख लें? चलो सभी की देख लेते हैं। तो कृष्णा की इस तरह से आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी, आगे जगह है, चलो यहाँ पे ही लिख लेते हैं। कृष्णा की आपको ट्रिब्यूटरीज को इस तरह से याद रखना है कि भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर। तो भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, इस तरह से इसको हम याद करते हैं। तो भीम से भीम रिवर, तू से आपका हो जाएगा तुंगभद्रा,
ठीक है, अभी तो मैं लिख रहा हूँ बड़े प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर आगे लिखेंगे नहीं फिर। मूसी है, मूसी से मौसी से मूसी है, को से कोयना है, घाट से घाट प्रभा है, और माल से माल प्रभा है। ये सारी किसकी हो जाएंगी? कृष्णा की। कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके लिए आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, मैं बता चुका हूँ, अगर नाम के एंड में नी या फिर ती है, जैसे कि काबिनी भवानी, काबिनी भवानी, हेमवती, हेमवती अमरावती, हेमवती अमरावती, ये है, ये क्या का किसकी है? कावेरी की है। तो नी अति आपके नाम को एंड में देखने को मिलेगा तो वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी। गोदावरी की देख लेते हैं। तो जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें तो एक इंद्रवती है। इंद्रवती में सबसे पहले इसीलिए लिखा हूँ सो दैट ये तुम्हें ध्यान रखे, इसके नाम के एंड में भी ती है, तो ये एक एक्सेप्शन अपवाद है बस, ठीक है। बाकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं पी, पर पौआ परसन, नहीं नहीं बेटा, ये है पेन गंगा, प्राणहिता एंड पूर्णा। MS स्वामीनाथन के बारे में भी पढ़े थे, उनको कैसे भूल सकते हो तुम? मंजीरा और सबरी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर को कैसे तुम भूल सकते हो? वर्धा और वेनगंगा। ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? गोदावरी की। और बाण गंगा भी फेस्टिवल देखे थे, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। आगे बढ़े, अब आते हैं ब्रह्मपुत्रा भी, जो एक ऑप्शन दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ से। ये क्या है? ये है आपका कैलाश मानसरोवर, ठीक है, तिब्बत में पड़ता है कैलाश मानसरोवर। यहाँ पे एक ग्लेशियर, एक हिमनद है जिसको बोलते हैं अंगसी या फिर चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। जब ये निकलती है तो इसका नाम यारलंग सांगपो या फिर सिर्फ सांगपो पड़ता है। और जब ये निकलती है तो यहाँ पे ड्यू टू द सिंटैक्शियल बेंडिंग ऑफ द हिमालयाज इन दी नामचा बरवा नाम की जो जगह है, जो कि आपका ग्रेट हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट पीक है, वेस्टर्न मोस्ट हमारा नंगा पर्वत है, यहाँ से सिंटैक्शियल बेंडिंग की वजह से साउथवर्ड टर्न मारती है, यू टर्न मारती है और इंडिया में एंटर कर जाती है, जहाँ पे इसका नाम अरुणाचल में पड़ जाता है दिहांग। क्या नाम पड़ता है? दिहांग, दिबांग नहीं, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। देन और आगे बढ़ती है, तब इसका नाम जाके यहाँ, और देन आगे और बढ़ती है आगे। पहली बात तो चलो पूरा ही बता देते हैं फिर तुमको। पहले तो इसका नाम सियांग पड़ेगा, पहले तो एकदम पहले पहले इसका नाम सियांग पड़ेगा। देन थोड़ा आगे बढ़ेगी अरुणाचल में तो तब इसका नाम दिहांग पड़ेगा, और जब असम में घुसेगी तब ब्रह्मपुत्रा पड़ेगा। असम में ही यहाँ पे मजूली नाम की जगह है जहाँ पे ये मजूली आइलैंड बनाती है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। और इसी को लेके ही हमारी जो सुधा मूर्ति जी हैं, जो कि नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा में, उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह से मजूली आइलैंड को कोई और कंट्री होती है तो इसको बड़ा अच्छा हनीमून टाइप इस तरह से फेस्टिवल या फिर जहाँ पे शादियाँ वादियाँ होती हैं वो बना दे सकते थे, लेकिन हमने उसको उतना अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया। तो मजूली फेस्टिवल कहाँ पे? ये असम में, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। ये ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में, यानी कि रिवर के द्वारा आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो ये डुबरी नाम की जगह है असम में। डुबरी में ये साउथ वर्ड टर्न मारती है और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जहाँ पे इसका नाम जमुना पड़ता है। एंड यहाँ पे ये मिल जाती है बांग्लादेश में ही गंगा के साथ, और गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा होता है, और ये दोनों मिल के बना देती हैं मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा को बोलते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं जमुना बांग्लादेश में, दोनों मिलके बना देती हैं मेघना। और मेघना ये इस तरह से यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बना देते हैं, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा बनता है ये, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज सुंदरी नाम के वृक्ष मिलते हैं यहाँ के, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, दलदली फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? जितना भी जो भी हमारा कोस्ट है, तट है, वहाँ पे मैनग्रोव्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव्स वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ के जो मैनग्रोव्स हैं वहाँ पे सुंदरी ट्री होते हैं, जिसकी वजह से इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ब्रह्मपुत्रा की अगर ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो आसान है याद करना, जैसे कि लोधा करके आप याद कर सकते हैं। जैसे ये लोहित है और यहीं पे आपके ज्वाइन करती है धानसारी, ठीक है, लोहित और धानसारी। लोहित है और यहाँ पर ये कलर काफ़ी अजीब टाइप कलर है इसका, कि मतलब कोई कलर ढंग से विजिबल ही नहीं हो रहा है ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी आती है धानसारी, ध्यान रखिएगा, ये आपकी धानसारी। तो लोधा करके याद कर सकते हो, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी जो ब्रह्मपुत्रा को लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही हैं। ऐसे कभी अभी ज़्यादा तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ ले तो ये लोधा इधर साइड से, लोहित और धानसारी, और इधर साइड से सुबनसारी हो गई, कामेंग हो गई और तीस्ता हो गई। ये कौन सी रिवर है? कामेंग। तो ध्यान रखनी है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की, लोहित, धानसारी और दिबांग। दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी जो यहाँ से ज्वाइन करती है इस तरह से दिबांग।
दिहांग इसका नाम है, दिबांग इसकी सहायक नदी का नाम है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दिबांग इज़ अ ट्रिब्यूटरी। और इस साइड है आपकी सुबनसिरी हो गई, कामेंग हो गई और तीस्ता हो गई, और मानस, मानस नेशनल पार्क भी आपको पता होगा असम में, वो एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ठीक। तो यहाँ पे भी इसको ख़त्म करते हैं। Who among the following was the Viceroy of British India when this Shimla Conference was held in 1945? 1945 में जब शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का वॉइसरॉय था? चलिए, तो इरविन था, वेवल था, लिलिथगो था या फिर वॉरेन हेस्टिंग था? शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में क्यों हुई थी? क्योंकि एक्चुअल में 1943 में लिलिथगो से कमान संभाली थी वेवल ने। किस चीज़ की कमान संभाली थी? ऑफ द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, वॉइसरॉय की कमान संभाली थी। पहले हम इरविन के कार्यकाल की बात कर लेते हैं कि इरविन के टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो इरविन जो है 1926 से लेकर 1926 से लेकर 1931 तक भारत के वॉइसरॉय रहे। अब इनके टाइम पे क्या क्या हुआ होगा आप गेस कर सकते हैं। एक तो साइमन कमीशन भारत आया होगा, 1928 में बना, 1927 में था, 7 मेंबर्स थे, ऑल वाइट, सारे अंग्रेज थे, और भारत में किस तरह से फर्दर डेवलपमेंट होना चाहिए उसको लेके कमीशन बना था। और इसी के रिस्पॉन्स में कौन सी रिपोर्ट आई थी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, उनके चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी जिसने की रिपोर्ट पब्लिश की थी साइमन कमीशन के उसमें। बिकॉज साइमन कमीशन जब आया था तो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था बर्किनहेड, और बर्किनहेड ने चैलेंज किया था इंडियंस को, अगर इतना ही वो हो तो बना लो फिर, अगर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो तो, उसके रिस्पॉन्स में। और इसके रिस्पॉन्स में जिन्ना अपना पीछे नहीं हटा और उसने अपने 14 पॉइंट दे दिए जिनको हम जिन्नास 14 पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक। प्लस इसी के टाइम पे और क्या हुआ होगा? इसी के टाइम पे लाहौर का अधिवेशन हुआ होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, कराची का सेशन हुआ था कांग्रेस का। और एक जो चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी, ये सब तो लाहौर और कराची और CDM में सब तो देख चुके हैं ना। तो ज़रा बताओ CDM कब लॉन्च हुआ था, और NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किसने लीड किया था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था, और उसको हम किस नाम का मूवमेंट बोलते हैं जो इन्होंने चलाया था? चिटगोंग आर्मरी रेड भी हुई थी। चिटगोंग जो शस्त्रागार हम बोल सकते हैं, वहाँ पे रेड करी थी चिटगोंग। चिटगोंग कहाँ पड़ता है? प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पड़ता है। यहाँ पे रेड करी थी सूर्य सेन, जिनको कि हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये स्कूल टीचर थे। इन्होंने काफ़ी सारे, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज फीमेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी था, जैसे कि प्रीति लता वड्डेदार, ठीक है, प्रीति लता वड्डेदार, कल्पना, बीना घोष, सुनीति चंडेरी, ये सब क्या है इस आर्मी रेड में पार्टिसिपेट करी थी। कब हुई थी ये? 1930 में। CDM 12 मार्च को लॉन्च हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था, ठीक है। और CDM को NWFP से लीड किया था खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम की एक सोसाइटी डेवलप करी थी और रेड शर्ट मूवमेंट यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, ठीक। तो इरविन जी ये हो गए। अब इसके बाद लिलिथगो की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वेवल से पहले तो लिलिथगो आया था। लिलिथगो की बात करेंगे तो इसके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। ये 1942 तक रहा था या फिर 1943 तक रहा था भारत में वॉइसरॉय। सबसे पहले तो ये ऑगस्ट ऑफर आया था, क्योंकि उस समय 1939 में तुम्हें पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, तो ब्रिटिशर्स ऑफर पे ऑफर मार रहे थे, ऑगस्ट ऑफर, सो दैट इंडियंस का पार्टिसिपेशन उनको मिल सके। इसके रेस्पॉन्स में हमने लॉन्च किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इसके तहत इंडिविजुअल सत्याग्रही पहले कौन थे? ये थे हमारे भूदान मूवमेंट से जुड़े हुए आचार्य विनोबा भावे जी, जिन्होंने 1953 में 1953 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन भी लॉन्च किया था। और इसके बाद दूसरे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह देना था और अगर ब्रिटिशर्स नहीं रोकेंगे तो दिल्ली तक जाना था, दिल्ली चलो के तहत। देन इसके बाद क्रिप्स ऑफर आता है, क्रिप्स मिशन आता है, ये एक ऑफर ये मारते हैं क्रिप्स मिशन का। ये कब आता है? 1942 में, 1942 में आता है। लेकिन हमें पता है ये भी फेल हो जाता है और इसी वजह से तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है, जहाँ पे डू और डाई का नारा देते हैं गांधी जी, और जहाँ पहले दिन ही सबकी अरेस्ट हो जाती है। अब क्योंकि सबकी अरेस्ट हो चुकी है तो 1943 में जब हमारा वेवल आया उछलते हुए नया वॉइसरॉय बना, तो इसको पहले सभी लोगों को जेल से निकालना पड़ा और शिमला में बुलाया इसने कि भाई देखो ऐसे ऐसे हमने सोचा है, बताओ कैसा रहेगा। तो मुस्लिम लीग के लीडर्स को भी बुलाया, खासकर जिन्ना को, और कांग्रेस के भी। तो जिन्ना बोलता नहीं, मुझे तो पाकिस्तान चाहिए, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि हमें तो ये चाहिए। और जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें मुस्लिम लीग ही मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, कोई और पार्टी नहीं। उसने बोला, वेवल उस समय था, वेवल इसका आंसर होगा। वेवल ने बोला कि ठीक है, वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे इंडियन होंगे एक्सेप्ट दी वॉइसरॉय और जो कमांडर इन चीफ है।
लेकिन उसको ये था जिन्ना को कि भाई एक तो सेपरेट पाकिस्तान और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है मुस्लिम लीग से ही मुस्लिम मेंबर आना चाहिए, तो ये फेल हो गया था पूरी तरह से शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में। ठीक है, लिलित को भी समझ गया, वेवेल भी समझ गया, वॉरेन हेस्टिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। कल कुछ पढ़ाए थे तुम्हें, याद करो, कल कुछ आपको बताए थे, आपको हम ये बताए थे कि 1765 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, इलाहाबाद की ट्रीटी, और उसमें मैंने बताया था किस तरह से जो उस समय का शाह आलम सेकंड, जो उस समय का मुगल शासक था, उससे इन लोगों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन करवाई थी और दीवानी राइट्स खुद ले लिए थे, और जो फौजदारी जो राइट्स हैं, एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे दिया था कि तुम लोग संभालो, और जो रेवेन्यू वाला सिस्टम वो हम संभालेंगे। इसी को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन, इसी को बोलते हैं, जो किसने स्टार्ट किया, रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया बंगाल में 1765 में। इसको ख़त्म किया, इसको एंड किया इस डुअल गवर्नमेंट को वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 से। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, डुअल गवर्नमेंट या फिर डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट किसने स्टार्ट किया, ठीक है, डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट अगर पूछ ले तो वो भी 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने ही स्टार्ट किया था। वॉरेन हेस्टिंग हमारा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था, अगर आपको याद हो तो। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग ही था ये जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। और ज़रा बताइए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक और चीज़ करी गई थी, एक कुछ सेटअप किया गया था, वो क्या था, उसका नाम बताइए। लडखान टेम्पल, ये ऐहोल कर्नाटक में है, ये किसका एग्जाम्पल है, नगर, वेसर, पगोडा या फिर द्रविड़। रिकॉल करिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स को। मैंने आपको बताया था एक तो नॉर्थ इंडिया का हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, एक साउथ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, और एक बीच का होता है जिसको वेसरा बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया का जो होता है उसको हम नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं, जो सेंट्रल इंडिया का होता है उसको हम वेसर स्टाइल बोलते हैं, और जो साउथ इंडिया का होता है उसको हम द्रविड़ शैली के टेम्पल्स बोलते हैं। मैंने आपको पूरा बताया था क्या कॉमन होता है और क्या डिफरेंट होता है, तो ये रिकॉल करिए क्या कॉमन होता है। कॉमन ये होता है कि जो भगवान की जगह होती है, मूर्ति जहाँ पे स्थापित होती है, इसको गर्भगृह यानी कि सैंक्टम सैंक्टोरम के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे भी होगा, वो यहाँ पे भी होगा। जो पिलर्ड हॉल होगा जहाँ पे घंटी वंटी लगे रहते हैं उसको मंडप बोलते हैं, पिलर्ड हॉल, वो यहाँ पे भी होगा, वो यहाँ पे भी होगा। अंतर क्या होगा फिर, अंतर ये होगा कि साउथ इंडिया में आपको गोपुरम देखने को मिलेंगे जो कि टॉल गेटवे हैं, जो कि हमें सिग्निफाई करते हैं कि भाई यहाँ बड़ा सा एक मंदिर है। गोपुरम यहाँ पे देखने को मिलता है, जो बाकी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं, वेसरा में नहीं देखने को मिलता। प्लस नॉर्थ इंडिया में नंदी अंदर होता है टेम्पल के, साउथ इंडिया में बाहर होता है। नॉर्थ इंडिया में इस तरह से कर्वी लीनियर स्टाइल में जो हम बनाते हैं ऊपर का, उसको बोलते हैं शिखर, इसके ऊपर होता है कलश रखा होता है। यहाँ पे कर्वी लीनियर नहीं होता है, साउथ इंडिया में इस तरह से होता है, आपने देखा हो इस तरह से होता है ना, इस तरह से सीढ़ी टाइप ऐसे 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 टेम्पल बने रहते हैं, तो इसको बोलते हैं विमान, और इसके ऊपर जो रखा रहता है उसको शिखर बोलते हैं। तो विमान ध्यान रखना कहाँ होते हैं, साउथ इंडिया के टेम्पल्स में। तो हम चीज़ देख चुके हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जो वेसर स्टाइल है इसको डेवलप किसने किया था सेंट्रल इंडिया में। वेसर स्टाइल को अगर बात करें तो इसको डेवलप किया था चालुक्याज ने, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में इसको डेवलप किया था किसने, चालुक्याज ने। और चालुक्याज नहीं तो पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल, ऐहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल बनाए थे, तो ऑब्वियस बात इसका वेसर आंसर हो जाएगा। ये है आपका लडखान टेम्पल, वेसर शैली में बना हुआ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं, जिसमें कि हमारा विरूपाक्ष मंदिर आता है। विरूपाक्ष मंदिर ध्यान रखना दो हैं, एक तो पट्टाडक्कल में है और एक हम्पी में है। हम्पी वाला विजयनगर वाले लोगों ने बनवाया था, किसने, ये बनवाया था लक्कन दंडेशा ने, जो कि एक अमर नायक थे। अमर नायक कौन होते थे बताइए जरा कमेंट में, किस किंग के अंडर में थे, देवराय सेकंड। देवराय सेकंड के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था, पर्शियन ट्रैवलर। और विरूपाक्ष वाला, सॉरी जो पट्टाडक्कल वाला, ये किसने बनवाया था, क्वीन लोक महादेवी ने, ठीक है, क्वीन लोक महादेवी ने इसको बनवाया था। प्लस यहाँ पे सन टेम्पल भी है, इसी सन टेम्पल का, ठीक है, इसी सन टेम्पल जो चोलास का जो सन टेम्पल है, इसका इससे पेडेस्टल जो एक लगा हुआ था, पेडेस्टल, इसको सीज करके ले गए थे चोला, खासकर जो हमारे राजेंद्र वन है। क्वेश्चन पूछ लिया था आई थिंक 2022 के सीजल या 2023 के सीजल में, कि हु सीज्ड दी सन पेडेस्टल, नहीं ऐसे लिखा था, राजेंद्र दी फर्स्ट द चोला एम्पायर सीज्ड दी सन पेडेस्टल फ्रॉम विच डायनेस्टी का टेम्पल, जो उन्होंने शिव टेम्पल जो राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था तमिलनाडु में, उसमें उन्होंने लगाया, तो इट वॉज सीज्ड फ्रॉम दी दैट चालुक्या का टेम्पल से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पूछा था, इसके टाइम पे ट्रैवलर कौन आया था, ये आया था पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक। देवराय फर्स्ट के टाइम में आया था निकोलो दी कॉन्टी,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ हाँ, अमर नायक कौन होते हैं? जो मिलिट्री कमांडर होते हैं उनको अमर नायक के नाम से जानते हैं। आईहोल में हमें और कौन देखने को मिलते हैं लड़खान के अलावा? तो एक दुर्गा टेम्पल देखने को मिलता है, ध्यान रखना। दुर्गा टेम्पल कुछ इस तरह से बना हुआ है एप्साइडल प्लान पे, ठीक है, एप्साइडल प्लान पे बना हुआ है दुर्गा टेम्पल, ये ध्यान रखना है, एप्साइडल प्लान पे बना हुआ है दुर्गा टेम्पल, ठीक है, सब वेसर स्टाइल में बने हुए हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा को स्टैब्लिश किया गया था। और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी एग्जिस्ट करती है उसने फेडरल कोर्ट को रिप्लेस किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से 1937 में स्टैब्लिश हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट कब इनॉग्रेट किया गया था हमारा, कब वर्किंग शुरू हुई थी? 28 जनवरी 1950 से। क्रोमोसोम्स फाउंड इन दी सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिलिया आर, क्या होते हैं जो सैलिवरी ग्लैंड्स के उसमें होते हैं? These are giant chromosome ऑफ लैम्ब्रश। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो हमने सेल पढ़ा था, सेल में हमने पढ़ा था कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है, जो केंद्र होता है, उसमें इस तरह का हमें देखने को मिलता है थ्रेड लाइक मटीरियल। जब सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन की साइकिल मैंने आपको पूरी पढ़ाई थी सेल साइकिल के नाम से। G1 फेज, S फेज दैट इज सिंथेसिस होता है जहाँ पे डीएनए का, देन G2 फेज जिसको प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस बोलते हैं, एंड देन M फेज जिसको माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेल डिवीजन जब होता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल एंटैंगल होकर क्रोमोसोम बना देता है। टोटल कितने क्रोमोसोम बनते हैं? तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं, 46। लेकिन क्योंकि ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और एक पेयर में दो चीज़ें होती हैं तो 23 पेयर्स हो जाते हैं। इन 23 पेयर्स में 22 जो होते हैं वो ऑटोसोमल नेचर के होते हैं, मतलब कि ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं, और जो एक पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जो क्रोमोसोम होता है किसका बना होता है? ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, ये भी मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ। और किसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास होता है। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? जॉर्ज पैलेट ने करी थी। अच्छा, एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ मैं इंटरेस्टिंग। कल तुम्हें मैंने बताया था न्यूरॉन के बारे में, कल तुम्हें बताया था ना न्यूरॉन के बारे में। ए न्यूरॉन बन जा भाई, बेइज्जती मत करवा दियो बच्चों के सामने। कैसे बनता है न्यूरॉन? ठीक है, तो इस तरह से बना लेते हैं हम न्यूरॉन, ठीक है। इस तरह से न्यूरॉन बन गया हमारा, ठीक है, और कोई हंसेगा नहीं। ये हो गई हमारी नर्व एंडिंग्स, ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स, ठीक है, ये हो गया डेंड्राइट्स, और ये हो गया हमारा एक्सन। यहाँ पे होते हैं हमारे श्वान सेल्स, और इसी में होते हैं ग्लिया सेल्स, ये होते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ये होता है सेल बॉडी जिसको हम साइटन बोलते हैं, ये होता है आपका न्यूक्लियस, और ये होता है नर्व एंडिंग या फिर नर्व टर्मिनल बोलते हैं इसको, ठीक है। टर्मिनल में ही सारी चीज़ें खत्म होती हैं, बस वगैरह भी आती हैं तो टर्मिनल में ही तो आती हैं। और यहाँ एक न्यूरॉन और दो दूसरे न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं ज़रा बताइए? और ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। तो ये पहली बात, तो ये लॉन्गेस्ट वो होता है, क्या लॉन्गेस्ट होता है? लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। सबसे बड़ी सेल तो जो ओवरी होती है ना, एग होता है फीमेल बॉडी में, वो होता है, और सबसे छोटा स्पर्म होता है। सबसे लॉन्गेस्ट ये होता है आपका नर्व सेल। अब जो नर्व सेल है इसमें हमने देखा था कैमिलो गोल्गी ने इसको ब्लैक रिएक्शन से इसका स्ट्रक्चर बताया था। अच्छा, इसमें जो है प्रोटीन जो बनता है ना नर्व सेल में, राइबोसोम की तरह ही यहाँ पे होती हैं निस्ल बॉडीज़। ध्यान रखना ये चीज़ को, क्या होती हैं? निस्ल बॉडीज़। ये क्या होती हैं निस्ल बॉडीज़? ये राइबोसोम की तरह होती हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम की बात आई तो इसलिए मुझे याद आया कि ये निस्ल बॉडीज़ ध्यान रखना न्यूरॉन में, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन कौन सा होता है यहाँ पे? हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। ये आप बेस पेयर देख रहे हैं जिसके बारे में बता चुका हूँ, ATGC, दैट इज एडेनाइन, गुआमाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन, ठीक है। A T के साथ पेयर करता है, G C के साथ पेयर करता है। अब इसके बाद ये क्रोमोसोम क्या होते हैं ना, क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। अब क्रोमोसोम में अगर कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं तो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। आप निस्ल बॉडीज़ ध्यान रखिएगा, जो न्यूरॉन में, न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन का, उसमें होता है, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, या तो जीन जो कि आपके इसी के अंदर कंटेंट है, क्रोमोसोम के अंदर ही। एक्चुअल में जो डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको जीन ही बोलते हैं। तो वो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। तो अगर जीन में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन ये तो जीन में आ सकती है या ऑल टू टोटल क्रोमोसोम में ही अगर कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, देखो जीन में अगर आ रही है तो मतलब बहुत ही आंतरिक लेवल पे आ रही है, इंटरनल लेवल पे। क्रोमोसोम ही एक ख़त्म हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई, कम है ज़्यादा है। अब क्रोमोसोम में भी
ऑटोसोमल में या सेक्स क्रोमोसोम में, ये भी डिपेंड करता है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। तो जीन में जो अगर डिसऑर्डर होता है तो उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जोहान ग्रेगर मंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये सब चीज़ को लेके पूरी डिस्कवरी करी थी, जोहान ग्रेगर मंडल ने। ठीक है, जोहान ग्रेगर मंडल ने ही पी प्लांट, जिसको हम पीसम सातवियम के नाम से जानते हैं, पीसम सातवियम के नाम से जानते हैं, उसमें इन्होंने सारे तरह के एक्सपेरिमेंट करके बताए थे किस तरह से क्या प्रोजेनीज वगैरह होती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंडेलियन, जोहान ग्रेगर मेंडल याद रखिएगा। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन आते हैं, बस आपको इतना याद करना है। जैसे कि आपके सिकल सेल अनीमिया, तो कोई भी जो ऑल्टरेशन आ जाए जीन में तो उसको मेंडेलियन बोलते हैं। तो सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, अनीमिया हो गई, ठीक है, अनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। और अब क्रोमोसोम में अगर एक्स्ट्रा आ गया, कम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? और ज़रा बताइए कि क्रोमोसोम, ये किसने क्रोमोसोम की डिस्कवरी करी थी, जल्दी बताओ। और ऑटोसोमल की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑटोसोमल में डाउन आ जाएगा आपका? डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से जानते हैं, ट्राइसोमी 21। क्यों? क्योंकि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है ऑटोसोमल, क्योंकि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, जो सेक्स नहीं है, टोटल तो 23 हैं, एक तो सेक्स हो गया, तो टोटल 22 ऑटोसोमल। तो 21 वाले में अगर दिक्कत आ गई तो दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। ठीक है, जेनेटिक मटीरियल अगर एक्स्ट्रा आ गया 21 वाले में तो उसको ये बोल देते हैं डाउन सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोम में हमारे दो आएंगे, एक तो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर में क्या होता है? टर्नर ये सिर्फ फीमेल में होता है। इसमें जैसे कि होता ये, मैं आपको बताता हूँ, जो मेल होते हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें XX होता है। तो एक X जो है, 1X इज़ मिसिंग, ये मिसिंग होता है इसमें। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं नीलेफेल्टर सिंड्रोम, लिख जाओ भाई, नीलेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? नीलेफेल्टर सिंड्रोम में सिर्फ मेल्स में ही होता है और इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। एक्स्ट्रा एक्स का आने का मतलब क्या है? मेल कैसा हो जाएगा? XXY हो जाएगा। और टर्नर में क्या हाल होगा? क्योंकि सिर्फ फीमेल में होता है, एक X मिसिंग होता है, तो X0 ऐसे टाइप समझ लो। ठीक। और क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? वॉल्डर फ्लेमिंग ने 1882 में। वॉल्डर फ्लेमिंग इन द ईयर 1882, 1882 में। और डीएनए हम देख चुके हैं, फ्रेडरिक मिशर ने टर्म दिया था डीएनए का, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, द्विकुंडली संरचना, वॉटसन एंड क्रिक। Which clause of the article number 51A of the Constitution of India renounces the practices derogated to the dignity of women? यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का कौन से खंड महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करता है? अब आर्टिकल हम ये देख चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली नहीं थी, सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड करी गई। कितनी रिकमेंड करी थी? 8 ड्यूटीज़ को उसने रिकमेंड किया था, बट ऐड किससे कितनी करी गई थी? 10 ऐड करी गई थी। किससे ऐड करी गई थी? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कौन प्राइम मिनिस्टर था? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। क्लियर, इतनी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर 4A, आर्टिकल नंबर 51 है। अभी कितनी है? 11 है। क्यों? क्योंकि जो 11th नंबर की है, 11वीं वाली, उसको हमने जोड़ा था 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से। इतना हम पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था, अब हम एक एक करके इसके क्लॉजेस पढ़ेंगे कि 51A क्लॉज ए में क्या है, क्लॉज बी में क्या है, क्लॉज C, D, इस तरह से। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। तो अभी हम इस तरह से देखते हैं कि हम सारी ना देख के शुरू की 5 देखते हैं अभी। ठीक है, शुरू की 5 देखेंगे। तो ये 51A क्लॉज A, 51 क्लॉज A, सब क्लॉज B, सब क्लॉज C, सब क्लॉज D, सब क्लॉज E। ठीक है। टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ए से एंथम याद कर लो। एंथम को हमें क्या करना है? इसके रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, पहले नंबर की ड्यूटी है। और ए से एंथम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले में नेशनल एंथम और जो भी आइडियल्स हैं वो उस पर हमें फॉलो करना है। बी क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। जैसे कि हमारे गांधी जी ने क्या हमें आदर्श दिया? नॉन वायलेंस का, अहिंसा का। ठीक है, और ब्रेवरी का किसने दिया हमें? भगत सिंह जी ने दिया। तो बी से बापू, बी से भगत सिंह और बी से यानी दूसरे नंबर की ड्यूटी आपकी। ये उन लोगों के आइडियल्स पे हमें चलना है जिसने कि जिसने इंस्पायर किया फॉर द फ्रीडम।
सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब रीजनिंग में 3 होता है कि नहीं? सी थर्ड अल्फ़ाबेट है, तो इसमें 3 चीज़ें हुई, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। अब इसका मतलब बता नहीं रहा मैं आपको, प्रियम्बल को जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि हम वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आर डिसीजन। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, 3 चीज़ें दी हुई हैं सी नंबर पे। डी से डिफेंड है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि देश की रक्षा करनी है हमें। चौथा हो गया 5वां ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब 5, पाँचों उंगलियां साथ में होनी चाहिए, सभी लोग साथ में होनी चाहिए, यानी कि एक कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए। प्लस इसमें पूरी ड्यूटी नहीं है, इसमें 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक ही में घुसेड़ रखी हैं। पहली तो ये हो गई कॉमन ब्रदरहुड, दूसरी क्या है? टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, हमें वो हरकतें छोड़नी है जो हमारी वुमेन की डिग्निटी को जरा सा भी ठेस पहुँचाएं। तो यानी ई से हो जाता है इक्वालिटी, और जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वुमेन की बात आती है सबसे पहले। तो रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन विल बी दी ऑप्शन नंबर 3, क्लॉज नंबर ई। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे। तो ये अभी आपको 5 याद रखनी है। पद्मश्री अवॉर्डी गोसावीडू शेख हसन इज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? वॉलिन, घटम, वीणा या फिर नादस्वरम? कौन सा म्यूजिकल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोसावीडू शेख हसन ये किस निम्नलिखित नृत्यों में से के लिए जाने जाते हैं? वॉलिन, घटम, वीणा या फिर नादस्वरम? वॉलिन हम पढ़ चुके हैं। वॉलिन में से कौन कौन एसोसिएटेड है? तो वॉलिन से हमारे एक तो APJ अब्दुल कलाम जी एसोसिएटेड हैं, समुद्रगुप्त को सॉरी वो तो वीणा से, रियली सॉरी, वो वीणा से, जो मैंने आपको बताया है वो वीणा से एसोसिएटेड नाम हैं आपके। ठीक है, वॉलिन से कौन कौन नाम एसोसिएटेड है? एक तो TN कृष्णा, एक सेकेंड, ठीक है, एक तो TN कृष्णा हो जाएंगे, नगाई मुरलीधरन हो जाएंगे, लाल गुड़ी गोपाल अय्यर हो जाएंगे। ठीक है, मुरलीधरन और लाल गुड़ी गोपाल अय्यर, ये वॉलिन से है। घटम से TH विनायकरम, या फिर इनको ही हम विक्कू विनायकरम के नाम से जानते हैं। TH विनायकरम या फिर विक्कू विनायकरम। और एक और है वैसे तो EM सुब्रमण्यम, ये भी नाम याद कर लेंगे, EM सुब्रमण्यम। और ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? ये प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट होता है घटम, थोड़ा घड़े के तरह दिखता है ये। प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट मतलब उस पर उसको बजाना होता है, उसको मारना होता है बाहर से, ठीक है, तब वो बजता है। वीणा हम अभी मैंने आपको बताया, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम समुद्रगुप्त को कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था, तभी इसको हमने कविराज बोला। क्या बोला हमने इसको? नेपोलियन ऑफ इंडिया तो बोलते ही हैं। किसने बोला था? VA स्मिथ ने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। और कोर्ट पोएट का नाम बताइए इनका, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति इनकी प्रशंसा में प्रयागराज में लिखा था। और नादस्वरम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। नादस्वरम से और कौन कौन हमारे एसोसिएटेड है मैंने आपको बताया था। अगर सर नेम में पिल्लई देखने को मिल जाए आपको, जैसे कि TN पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, वो शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है, शेख चिन्ना मौलाना। अब यहाँ पे कुछ रीसेंट एग्ज़ाम में जैसे कि अभी आपसे पूछे गए, एक तो वो तबला वाले पूछे गए, तो उनका नाम था अबान मिस्त्री। लो यार, मैंने पहले ही बता दिया है तो, ठीक है, तुम भूल जाओगे तुमने कुछ सुना। बताओ जल्दी से, अबान मिस्त्री किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? फिर आपको बताना है कि अनंत आर कृष्णा, ठीक है, अनंत आर कृष्णा, ठीक है, अनंत आर कृष्णा ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? VG जोग किससे एसोसिएटेड है? मोहन श्याम शर्मा, मोहन श्याम शर्मा जी किससे एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले, तो ये आपने सुना था नहीं है ना, तो देखो बेटा तबला से एसोसिएटेड है ये, जिससे कि हमारे अल्लाह राखा, जाकिर हुसैन, निखिल घोष, विक्रम घोष, ये सब लोग एसोसिएटेड हैं। ठीक है, और कौन है? प्यारेलाल शर्मा हैं, स्वपन चौधरी हैं, पंडित स्वपन चौधरी। अनंत आर कृष्णा की बात करेंगे तो ये किससे एसोसिएटेड हैं? मृदंगम से, मृदंगम। फिर VG जोग की बात करेंगे, वॉयलिन। मोहन श्याम शर्मा, याद करो तोताराम शर्मा, पढ़ा चुका मैं आपको, तोताराम शर्मा, मोहन राम शर्मा, ये सब किससे एसोसिएटेड हैं? पखवाज से। ठीक है, पखवाज। ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी। विच ट्रायंगुलर प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा? कौन सा भारत का कौन सा त्रिभुजाकार पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो इट इज़ वन ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से। प्रायद्वीपीय पठार जो कि इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का हमारा एक प्लेट्यू है, उल्टा ट्रायंगल शेप का। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोलते हैं? पेनिनसुला वो होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, और प्लेट्यू क्या होता है? जो अपलिफ्टेड
टेबल की तरह होता है, जैसे टेबल होती है इस तरह से अपलिफ्टेड, जिसका जो टॉप होता है वो पॉइंटेड नहीं होता है बल्कि फ्लैट होता है, ठीक है, तो वो उस तरह से होता है प्लेट्यू। और ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत। ये ऑप्शन में नहीं होता यूजुअली, तो पामीर नॉट होता है आपका ऑप्शन में। खैर, अब ये जो पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, यहाँ पे हमें दो रेंजेस देखने को मिलती हैं। एक तो ये आप देख पा रहे हैं, ये विंध्या है और विंध्या के नीचे सतपुड़ा है, एस से साउथ, एस से सतपुड़ा। इसके चलो ठीक है, अभी तक इतना याद करना है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा के जो नीचे वाला खासकर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इनके बीच में एक रिवर फ्लो होती है विंध्या और सतपुड़ा के बीच में, जिसको नर्मदा बोलते हैं। तो इसके साउथ में जो पार्ट है इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में, इसको डेक्कन का पठार बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। अब पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में हम क्या चीज़ पढ़ चुके हैं ये रिकॉल आप करेंगे जल्दी से, क्या मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इस पूरे पेनिनसुला प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो नीचे का पार्ट डेक्कन प्लेट्यू, जिसका वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है, ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, वेस्टर्न घाट है, ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ईस्टर्न घाट है, ठीक। और आप देख सकते हो ये इसके बीच का जो एरिया है, ये इसको प्लेन बोलते हैं, कोस्टल प्लेन, जिसके बारे में अभी मैंने पीछे बताया आपको। इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना चौड़ा है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मोर वाइडर दैन दिस वन वेस्टर्न। डेक्कन प्लेट्यू का जो हाइट है, आप ऐसे ध्यान रखना, वो नॉर्थ से साउथ में आने पे इंक्रीज करता है। इसका जो हाइट है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू, नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू और नीचे ऊपर वाला जो है इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। ये है आपका मेवाड़ का प्लेट्यू, यह है मालवा का प्लेट्यू, यह है बुंदेलखंड का प्लेट्यू, यहाँ है बघेलखंड का प्लेट्यू और यहाँ है छोटा नागपुर का प्लेट्यू, जिसको रूर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ रूर एक प्रोविंस है जर्मनी में जो कि मिनरल्स में रिच है, वैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू इट इज़ रिच इन मिनरल्स। तो ये है, आई अगेन रिपीट, मेवाड़। मेवाड़ के कौन राजपूत रूलर थे? सिसोदिया राजपूत रूलर थे। क्या पढ़ चुके हैं इनके बारे में? राणा सांगा ने लड़ा था किसके खिलाफ? बैटल ऑफ खानवा, बाबर के साथ 1527 में, ठीक है। और 1576 में महाराणा प्रताप ने अकबर की फोर्सेस के साथ बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा था 1576 में। और मेवाड़ के राजा जो सिसोदिया राजपूत ही, अमर सिंह ने जो है अलायंसेस बना लिए थे जहांगीर के साथ। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मेवाड़ हो गया, यहाँ मालवा का प्लेट्यू है, मालवा में ही आपकी चंबल जो नदी वो बहती है, ये आपका बुंदेलखंड का, ये आपका बघेलखंड का और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। और यहाँ पे आपकी यहाँ पे पड़ता है कौन सा? मेघालय प्लेट्यू, जिसको कि करबी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। करबी अंगलोंग प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, जहाँ की हिल्स हैं गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। मिकिर और रेगमा जो हिल्स हैं वो आगे असम में चली जाती हैं, मिकिर और रेगमा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ पे पड़ती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, जो इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार का एकदम ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। यहाँ है बांग्लादेश और इन राजमहल पहाड़ियों का ही एक्सटेंशन है गारो, खासी और जैंतिया। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉट कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें से क्या चीज़ जो है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के तहत नहीं आती है? और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची किस में आती है? दुआर्स। बिल्कुल, यहाँ पे दुआर्स इसलिए नहीं बताया बिकॉज दुआर्स हिमालय का पार्ट होता है कि हिमालय की शिवालिक खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे दुआर आ जाते हैं। बट एक्चुअल में ये जो हिल्स हैं गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा, ये सब पार्ट होती हैं किसका? पेनिनसुला प्लेट्यू का भी मैंने बताया। बट यहाँ पे डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी, पटकाईबम, लुशाई हिल्स, मीज़ो हिल्स जिनको बोलते हैं, ये सब हिमालय का पार्ट है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट कम अंडर दी कॉन्करेंट लिस्ट, बाकी किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आर्टिफिशियल हैबिटेट, अच्छा लोगों का आंसर आ गया। तो हमने पढ़ा था 7th शेड्यूल में हमारी 3 तरह की लिस्ट हैं 7वीं अनुसूची में, जिसको हम फेडरल प्रोविजन करके याद किए थे, है ना। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं ये बता दो? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस पर सिर्फ देश का पार्लियामेंट यानी संसद ही कानून बना सकता है। इसमें राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून बना सकता है और कॉन्करेंट में दोनों बना सकता है। और अगर दोनों ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा, जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसने, ठीक। ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली, ये जरा आप कमेंट में बताएंगे बिकॉज ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब यूनियन लिस्ट में ऑब्वियस से बात है कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे। अगर मैं बात करूँ जैसे यूनियन में क्या क्या आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, और आप गेस करो जल्दी से, डिफेंस, बैंकिंग हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए,
ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, ठीक है, वॉर एंड पीस, रेलवेज, एयरवेज, ठीक है, ये सारे रेलवेज। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं सारे लिखने वाला हूँ, क्योंकि भाई 100 से भी ज़्यादा हैं और ना तुम उसको कभी याद कर सकते हो 100 के 100। लेकिन हम ये इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जिनका लेना देना पूरे देश से है, जैसे नागरिकता हो गई, सिटीजनशिप, तो लेना देना पूरे देश से, तो ये होंगे हमारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स। लेकिन जिनका लेना देना सिर्फ मान लेते हैं हम एक बहुत ही छोटे एरिया से, स्टेट से है, तो वो स्टेट लिस्ट में आएगा। जैसे कि पुलिस एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस आती है इसी में। हेल्थ एंड सैनिटेशन होता है, हेल्थ एंड सैनिटेशन। एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज़ हो गई, बेटिंग एंड गैम्बलिंग हो गई, ठीक है, गैम्बलिंग हो गई, ठीक है, बरियल ग्राउंड्स हो गए। ये सब जो होते हैं आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। और वहीं अगर कॉन्करेंट में बात करें, समवर्ती सूची में वो सब्जेक्ट आते हैं जिनका लेना देना दोनों से हो सकता है। जैसे कि मतलब इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो हम रख ही सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा पहले स्टेट लिस्ट में होता था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट से इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स। और क्या हो सकता है, मैरिज एंड डाइवोर्स। अब मैरिज को कोई सुलझा पाया है? नहीं सुलझा पाया है, तो दोनों में बीच में पड़ा हुआ है। यूनियन के पास आएंगे डाइवोर्स के लिए तो बोल देगा स्टेट के पास जाओ, स्टेट के पास आएंगे तो बोल देगा यूनियन के पास जाओ, ठीक है। तो दोनों ने बड़े अच्छे से मैनेज कर रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पॉपुलेशन को कोई कंट्रोल कर पाया है? भाई जो भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसकी सरकार गिर जाती है। एक बार करवाई थी एसएनएस बंदी, किसने? संजय गांधी की सरकार, कांग्रेस जब ये थे, कांग्रेस गवर्नमेंट, तुरंत गिर गई थी सरकार, ठीक है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए बीच में डाल रखा है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग हो गई, फैमिली प्लानिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गई, प्राइस कंट्रोल हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। और वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स तो लिख दिया, ठीक है। और प्राइस कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, प्राइस कंट्रोल। और फैक्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, लेबर लॉज हो गए, तो ये सब आते हैं इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में। तो आपका आंसर क्या होगा? नॉट कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, तो आंसर वुड बी आर्टिफिशियल हैबिटेट्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 8th शेड्यूल में हमारी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है? ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हम कैसे याद करते हैं? एस से याद करते हैं सिटिंग, यानी कि जॉइंट सिटिंग के प्रोविजंस हमने लिए हैं यहाँ से। ट्र से हमने ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है। एल से हमने लिस्ट, दैट इज़ जॉइंट लिस्ट लिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ ओशन विद अ डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स। डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ के ओशन का? तो हमारे टोटल कितने महासागर हैं? 5 हैं। कैसे याद करते हैं उनको? हम पैसा करके याद करते हैं, पैसा। पी से है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है। फिर आता है एटलांटिक ओशन, जो कि एस शेप का होता है और सबसे बिजिएस्ट भी है, ये सबसे बिजी भी आपका यही है, ठीक है। आई से हमारा थर्ड लार्जेस्ट ओशन किसी कंट्री के नाम पे, इंडियन ओशन। एस से हमारा सदर्न ओशन, यानी कि जो अटलांटिक वाला पार्ट है। और ए से सबसे छोटा ओशन, दैट इज़ आर्कटिक ओशन। तो आंसर होगा यहाँ पे पैसिफिक ओशन का मरीना ट्रेंच, 11,000 मीटर ये गहरा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर है, 8,848 मीटर। और मरीना ट्रेंच की डेप्थ ही 11,000 मीटर है। आप समझ सकते हैं जितना माउंट एवरेस्ट ऊंचा है उससे कहीं ज़्यादा गहरा ये है। इंडियन ओशन इंडियन ओशन में कौन सा सबसे डीपेस्ट पॉइंट है? तो ये सुंडा ट्रेंच है। और अटलांटिक में पुएर्तो रिको है। अटलांटिक जो कि एस शेप का है, जिसके नॉर्दर्न पार्ट में सरगैसम सी देखने को सरगैसो सी देखने को मिलता है ड्यू टू ब्राउन एल्गे सरगैसम। तो यहाँ पे पुएर्तो रिको, ठीक है, पुएर्तो रिको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ज़रा कमेंट में ये बताइए कि जो ट्रेंच लिखा हुआ है, ट्रेंच का मतलब गड्ढा होता है, तो ये एक मेजर ओशन रिलीफ फीचर है या फिर माइनर है? बताइए जल्दी से। Which article of the Constitution makes it clear that directive DPSP are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws? ब्राउन एल्गे होता है, बिल्कुल सही है। तो ये जो होता है हमारा ट्रेंच, ये आपका एक माइनर ओशन रिलीफ फीचर है। ट्रेंच हो गया, रिजेस हो गई, सी माउंट हो गया, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट जिसको कि हम गयोट के नाम से जानते हैं, अटोल हो गए, ये सब होते हैं माइनर। मेजर क्या होता है जरा बताइए? मेजर में आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, अबिसल प्लेन्स, ठीक है। 1 डिग्री का इसमें टिल्ट होता है। विच आर्टिकल
हाँ ठीक है। तो डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से 51, पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन है, कराची रेजोल्यूशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअली। सब हम एन नंबर ऑफ टाइम्स देख चुके हैं। हमने आर्टिकल्स भी देख लिए हैं, कहाँ तक? आर्टिकल नंबर आई थिंक 45 तक मैंने आपको बता दिया ना, 45 तक, 44 तक चलो मान लेते हैं, बताया मैंने आपको, ठीक है। तो 45 से हम लोग को देखना है। यहाँ तक हम पहले ही देख चुके हैं, पूरी एक स्टोरी देखे थे कि एक लोअर डिवीजन क्लर्क था, वो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करता था, एलडीसी गोस टू पीएचसी, इस तरह से, है ना। सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब 45 से देखेंगे। तो 36 में तो एक पहली बात तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखी हुई है कि जहाँ पे भी स्टेट वर्ड मेंशन है पूरे डीपीएसपी में, तो वहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, तो वो वही मतलब है जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। 37 क्या है? ये एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दी पार्टी। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, ये 37 में लिखा हुआ है। यानी और ये एक तरह से हमारे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है ऑन दी स्टेट, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, एंड दीज आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। ये वाद योग्य अधिकार नहीं है, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। तो आर्टिकल 38 की बात करेंगे तो ये एक वेलफेयर स्टेट बनाने की मांग रखता है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट बनाने का ये एक विजन रखता है, क्लियर। अब यहाँ पे हम 45 से देखेंगे। 45 किसकी बात करता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर की। अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं। इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से। इस अमेंडमेंट से क्या किया गया था? आर्टिकल 21A के तहत राइट टू प्राइमरी एजुकेशन दिया गया था, प्लस आर्टिकल 51A सब क्लॉज के जो अभी मैंने बताया 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, जहाँ पे अपने गार्जियंस को ड्यूटी दी गई थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है। एंड यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर। इसके बाद हम स्टोरी देखेंगे। देखो अब वो जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसने सोचा यार इन लोगों का तो काम हो गया वर्कर का, अभी SC ST के लिए कुछ करते हैं। तो SC ST लोग क्या कर रहे थे, ये लोग जो है ढंग से इनका उत्थान नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया, पहले तो इनके बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर दी, ठीक है। फिर इन लोगों को इसने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, इनके लिए इसने काम, ये गांधीयन DPSP हो जाएगी, बिकॉज गांधी जी भी SC ST के उत्थान पे काम करते थे और उनका अभी यही विजन था, ठीक है। तो SC ST के लिए उसने काम करना स्टार्ट किया। उसने देखा कि लोग बहुत मतलब ड्रिंकिंग कर रहे हैं और इस तरह से इनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन एक तो अच्छा नहीं हो, ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करना है, प्लस इंटॉक्सिकेंट्स के यूज़ को प्रोहिबिट करना है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 47 में। अच्छा ये हो गया। तो फिर अगर ये सब नहीं पियेंगे, इंटॉक्सिकेंट नहीं पियेंगे, तो कुछ तो पियेंगे, दूध पियेंगे। फिर दूध के लिए एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री, तो फिर अगला वाला एनिमल हस्बेंड्री 48 वाला। अच्छा दूध पी के क्या खाली बैठेंगे, अरे कुछ तो करना चाहिए ना, मतलब कुछ तो करेंगे भी काम। तो उसने काम दिया कि भाई तुम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो और जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स है, धरोहर हैं, उनकी तुम रक्षा करो जाके। तो 48, 48A और 49, ठीक है, 49 मॉन्यूमेंट्स। इन दो के लिए कोई ट्रिक नहीं है। अब 50 याद रखिए कि इसमें जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है उसके अलग होने की, यानी कि दोनों अलग अलग अपने अपने क्षेत्राधिकार में काम करें, वो लिखा हुआ है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के हम किसकी बात कर रहे हैं? शांति की, कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए। खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बता चुका हूँ कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। रामसार कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए 2 फेब को वेटलैंड डे मनाते हैं। और 2 फेब को और भी कुछ हुआ था, अगर आपको रिकॉल आ रहा हो तो 2 फरवरी को, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हमने देखा था कि जो भी हमारे ऐसे वेटलैंड हैं जहाँ पे कुछ रिसेंट टाइम में बहुत भयंकर चेंजेस हुए हैं, जहाँ बहुत भयंकर चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ उनको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालते हैं। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 ही डले हुए हैं भारत में, एक तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का, केवलादेव जो है, और एक लोकटक है जो कि कहाँ का है? मणिपुर का। और 2 फरवरी के इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी दिन लॉन्च हुआ था, किस ईयर में ज़रा बताइए? नरेगा। और ये बना था मनरेगा, कब? ये भी बताना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा राजस्थान। कुछ और हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, रणथंभौर है और सरिस्का है। ये 3 कहाँ पे हैं? डेजर्ट, सरिस्का, रणथंभौर राजस्थान में है। फिर अगर हम आएँ जैसे कि जम्मू कश्मीर में, तो किश्तवाड़ है और दाची गांव भी याद रखिएगा। ऐसे याद करना है, 2 ग्राम
किशमिश, 2 ग्राम किश्ती, ठीक है। तो दाची गाम और किश्तवाड़। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे? लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल भी होता है जो कि 2 दिन का फेस्टिवल होता है, हेमिस फेस्टिवल। ग्रेट हिमालयाज़ और पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयाज़ और पिन वैली नेशनल पार्क, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इन द ईयर 1936 इसको स्टैब्लिश किया गया था, प्लस रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और यहीं पे आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, ध्यान रखना साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। लेकिन वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क ये आपके कहाँ पे है? ये हैं आपके उत्तराखंड में। यूपी में बात करें तो यूपी के तराई रीजन में आपको देखने को मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पे बिहार में बात करेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट हम बोल सकते हैं कि मिक्स्ड, यूनेस्को का मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत में सिर्फ एक ही मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की तरफ से, और वो कंचनजंगा ही है जो कि सिक्किम में है। किन हिमालयाज़ में आता है? एक बार क्वेश्चन पूछा था CGL 2022 में, तो सिक्किम हिमालयाज़ का पार्ट हो जाएगा। अरुणाचल में नामदफा नेशनल पार्क है। असम में काजीरंगा है, असम में ही मानस भी नेशनल पार्क है। और काजीरंगा किस जानवर के लिए फेमस है, किस एनिमल के लिए फेमस है? कैबुल लैमजाओ कहाँ पे है? कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क आपका लोकटक लेक के पास में मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया में आते हैं, यहाँ पे केरल में साइलेंट वैली और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर में देखने को मिलेगा। प्लस इन्हीं दोनों के स्टेट के बॉर्डर, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में देखने को मिलेगा आपको अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखने को मिलेगा अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। देन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के एकदम जंक्शन पे, यानी 3 स्टेट में आपको देखने को मिलता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। और नीलगिरी ताहर कहाँ का स्टेट एनिमल है? ये तमिलनाडु का, पूछ सकता है बिकॉज इसके कंजर्वेशन के लिए तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने भी IUCN, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, जो कि आपकी एक रेड लिस्ट निकालती है, उसने अभी जो है उसके साथ मिलकर अभी नीलगिरी ताहर जो है उसके कंजर्वेशन के लिए अभी यहाँ पे एफर्ट्स चलाए थे, ठीक है। कर्नाटक में आएंगे तो कर्नाटक में लिखा हुआ है नागरहोल है, बनरघट्टा है, प्लस बांदीपुर है। नागरहोल, बनरघट्टा और बांदीपुर। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है आपका, और लिटिल रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? और गिर नेशनल पार्क गुजरात में। सतपुरा ये अगेन आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और वन विहार हो गया, और माधव नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ हो गया, माधव, बांधव, कान्हा, पेंच टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और काजीरंगा फेमस है वन हॉर्न राइनोसरस के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम अ मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी का प्रकार बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होता है? डिस्गाइज्ड, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल या फिर सीजनल? डिस्गाइज इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ये वो वाली बेरोजगारी होती है जहाँ पे लोग दिखते तो हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी उनकी ज़ीरो है। जैसे कि एक एग्रीकल्चर फील्ड में 5 वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उनमें से 2 को हटा दिया जाए तो भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, बाद में ये पता चला। दैट मीन इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो निकल के आ रही है, इसी को डिस्गाइज बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 2011 के जो डेटा है उसके हिसाब से 54.6 किया था ना क्वेश्चन, जो अभी आया है सिलेक्शन पोस्ट में, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया पीछे। 54.6% लोग एंगेज्ड हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है? मात्र 20.9%। वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग को ले लें, सेकेंडरी सेक्टर को ले लें तो उसमें 24.3% मात्र एंगेज्ड हैं और 25.9% है। और अगर सर्विस सेक्टर को ले लें तो 21.1% इसका पार्टिसिपेशन, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, रफली आप ये मान के चलो कि 45 के समथिंग आपका कंट्रीब्यूशन, 45 के आप ये मान लो 55% के समथिंग कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, जो टर्शरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो क्यों ऐसा है कि इतने लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत कम है? क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, लगे तो हुए हैं सब लोग लेकिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो निकल के आ रही है उनकी। फ्रिक्शनल होता है, इसको हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या फिर सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। और जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बुक किसने लिखी थी, के नाम से जानते हैं? जैसे मेरी क्या तुम्हारी लगेगी, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई, ठीक है, मान लो तो तुम्हारी नौकरी लग गई एसएससी में, तुम्हें इच्छा उठी कि एसएससी की नहीं, अब हम यूपीएससी की भी करना चाहते हैं, ठीक है। कौन 10 साल वेट करे आईआरएस बनने के लिए, तो जल्दी से अभी यूपीएससी क्लियर करके
IRS बन जाते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से सीधे IRS बनेंगे। तो तुमने लीव ले ली तो तुम अनएम्प्लॉयड हो, बट तुम अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड हो, चाहो तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब जब स्विच करते हो तो उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल होता है जहाँ पे आपको जॉब मिल ही नहीं रही है क्योंकि जो स्किल की डिमांड है वो आपके पास है ही नहीं, जॉब्स अवेलेबल जो हैं वो स्किल्स आपके पास नहीं है। सीजनल क्या होता है, जब रिसेशन वगैरह होती है, मंदी वगैरह आती है इकोनॉमी में, तब ये सीजनल देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं साइक्लिकल देखने को मिलता है। सीजनल साइक्लिकल का एक सब पार्ट है। जैसे कि हमारे गांव में क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल इंडिया में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अभी बुआई का टाइम है ना, बरसात का, तो खेत को जोता जाएगा, बुआई करी जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से आ जाएगा, अब कुछ काम ही नहीं करने के लिए। फिर जब कटाई होगा तो काम आ जाएगा। जैसे मान लो जो वर्कर हैं जो खेतों में काम करते हैं, तो जब बुआई कटाई होती है तो काम होता है, फिर नहीं होता, तो उसको सीजनल बोलते हैं। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में, भारत के रूरल इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर भारत के अर्बन में बात करें तो शहर में कौन सा देखने को मिलता है ज़्यादातर, तो ये होता है एक और तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जिसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, शिक्षित बेरोजगारी। डिग्री होती है, डिग्री के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही, दैट इज़ कॉल्ड एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि अर्बन इंडिया में देखने को मिलती है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होंगी सारी चीज़ें, इसके बियॉन्ड और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट द डेप्रिसिएशन, निम्नलिखित में से कौन मूल्यह्रास ध्यान में नहीं रखता है? NDP, NNP, GNP या फिर PPP, ठीक है। दिवाली में पटाखे, बिल्कुल, जो लोग दिवाली में काम करते हैं जैसे कुम्हार वगैरह हो गए तो सीजनल है, अभी नहीं है, जब दिवाली आएगी तो उनको काम मिल जाएगा। अच्छा, कल मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल इनकम, दैट इज़ राष्ट्रीय आय को निकालने के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? इनकम मेथड, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें मैंने फॉर्मूला कौन सा बताया था, जरा बताइए फॉर्मूले का नाम क्या मैंने बताया था, वही शॉर्ट में ही बता दो मैंने किस नाम से बताया था। और एक होता है वैल्यू एडिट मेथड, मूल्य वर्धित जो तरीका होता है, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं ये आप बताएंगे। ये चिंगम से याद किया था हमने, चिंगम मतलब चिग्जम ऐसे, ठीक है। और ये क्या है? कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसी को ही ध्यान रखना, NX करके भी लिख देते हैं, नेट एक्सपोर्ट, ठीक। और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो ये देखा था, ये निकालने के तरीके होते हैं राष्ट्रीय आय को, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं जिनको हम इसके एग्रीगेट बोलते हैं, वो टोटल 8 एग्रीगेट होते हैं। वो 8 एग्रीगेट क्या क्या होते हैं? जैसे ये GDP, सबसे पहले तो समझो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये बोलता है वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy, produced during a financial year, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, within the territory of a country, within the territory, ठीक है, within the territory। जैसे ये भारत है, ये भारत की टेरिटरी है, इसके अंदर कितना वैल्यू का गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, क्लियर इतनी चीज़। अब अगर मैं भारत के टेरिटरी के अंदर नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ भारतीय कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको मैं बोल देता हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी, विद इन द टेरिटरी की जगह हो जाएगी बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। कितना उस देश के लोग, चाहे वो भारत में रह के या फिर भारत से बाहर, क्योंकि भारत एग्जाम्पल है तो मैं भारत बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी कंट्री के लिए सेम चीज़ है। तो भारतीय चाहे कहीं भी रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में, USA में, इंडिया में ही, श्रीलंका में, कहीं पे भी, तो वो लोग कितना वैल्यू का गुड सर्विस है उसको GNP बोलते हैं, ठीक। अब याद रखना, यानी कि अगर मैंने क्या किया, डोमेस्टिक से नेट पे चला गया मैं, तो अगर मुझे इससे इसमें जाना है तो मैं क्या करना पड़ेगा? तुम ऐसा करो कि जो भारत में जो अंग्रेज लोग रह रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हटा दो, और भारतीय लोग जो बाहर रह रहे हैं उनका जोड़ लो। इसी को बोल देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोल देते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यानी GDP में अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दूंगा तो मुझे GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? अब ये NDP, NNP भी होते हैं, आपने सुना है, NNN करके जो शुरू होते हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी हम ग्रॉस से डेप्रीसिएशन को, मूल्यह्रास को घटा देते हैं। मूल्यह्रास क्या होता है? जैसे मेरा लैपटॉप है, मान लो मैंने इसको 50,000 रुपये में ख़रीदा था आज से 5 साल पहले, तो आज क्या इसकी कीमत 5 साल बाद 50,000 होगी? नहीं, उसकी कीमत हो सकता है 25,000 हो। तो ये 25,000 का उसमें डेप्रीसिएशन हो गया।
घट गई उसकी कीमत, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन अगर हम हटा देते हैं तो वो चीज़ नेट बन जाती है। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगी। अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आती है? तो एक एग्रीगेट, दो एग्रीगेट, तीन एग्रीगेट, एनडीपी इसको मैं लिख देता हूँ एनडीपी, और चौथा एग्रीगेट। समझ आ गई बात? 4 एग्रीगेट हो गए। सर तुम तो बोले 8 होते हैं, यहाँ 4 हैं, ये कैसा धोखेबाजी है? धोखेबाजी नहीं, देखो ये ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब होता है बाजार मूल्य और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कारक लागत। ये क्या होता है? मार्केट में कोई चीज़ कितने के मिल रही है, अगर हम उस प्राइस को जोड़ लें तो उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। अगर हम ये देख लें कि भाई क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मैं बिस्किट बना रहा हूँ तो बिस्किट इज़ अ फेवरेट एग्जांपल यू नो ठीक है, तो उसमें वीट लग रहा है, उसमें पानी लग रहा है, उसमें लेबर लग रही है, उसमें लैंड का लग रहा है, उसने ब्याज कैपिटल ले रखा है, जिसकी भी फैक्ट्री है उसमें ब्याज लग रहा है। तो ये सब फैक्टर कॉस्ट है, उनको जोड़ लोगे तो उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब जब मार्केट में कोई चीज़ उतरती है, तुम बिस्किट खरीदो या मेरा तुम कोर्स लो, किसी का कोर्स लो, तो उसमें टैक्स लगा होता है, उसमें टैक्स लगा होता है, ठीक। तो यानी कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट में जाना है मार्केट प्राइस से, तो क्या करना होगा? मार्केट प्राइस में से तुम हटा दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर को घटा दो जो नेट वाला है, ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। जैसे ये मैंने जो आपको बताया जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब मार्केट प्राइस पे थे। तो अगर मुझे सेम चीज़ें फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए तो क्या करना होगा? उनके मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी कि तुम एक काम करो, मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो और अप्रत्यक्ष कर को घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो। या तो तुम ऐसे लिख दो, ऐसे पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं तुम्हें लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछा कि बताओ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बहुत आसान है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस ले लो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में तो ऐसे लिखा होगा, तो कुछ नहीं, सेम चीज़ ये भी है, वही सेम चीज़ है, ख़त्म। मैं बोल रहा हूँ मुझे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लो, कुछ नहीं, मैं एनडीपी वाला मार्केट प्राइस लूँगा, उसमें वही सेम चीज़ कर दूंगा, डायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी जोड़ दूंगा। तो मुझसे किसका भी फैक्टर कॉस्ट पूछोगा, मैं उसी का मार्केट प्राइस लेके इनडायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी जोड़ दूंगा, खत्म बात। तो 4 ऐसे मिल जाएंगे ना, ये जो 4 अभी मार्केट प्राइस मिले, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये मार्केट प्राइस में थे, ऐसे ही चारों फैक्टर कॉस्ट मिल जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे टोटल। समझ गए? ये तो 8 होते हैं, ये क्लियर। और एक चीज़ ध्यान रखना कि एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। तो मैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे कैसे पहुंचूंगा? जैसे मान लो मेरे पास जीडीपी है, मान लो मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे खड़ा हूँ, मैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे कैसे पहुंचूंगा? तो मैं पहले पता है क्या करूंगा, इस ग्रॉस को नेट बना दूंगा। कैसे? डेप्रिसिएशन को घटा दूंगा, तो क्या बन जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये तो डोमेस्टिक है, तो नेशनल है। अच्छा ऐसा है क्या? तो एनडीपी एट प्लस में जोड़ दूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डोमेस्टिक का नेशनल हो जाता है, एनएनपी हो गया। लेकिन ये तो अभी मार्केट प्राइस में। अच्छा फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी जोड़ दो, पहुंच जाओगे वहाँ तक, नेशनल इनकम, खत्म, ठीक। अब डज नॉट टेक्स अकाउंट इनटू द डिप्रिसिएशन, नेट है तो डिप्रिसिएशन घटा के ही आया होगा, ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन घटाया होगा तभी नेट आया। ये परचेजिंग पावर पैरिटी का कुछ लेना देना ही नहीं है इससे। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सभी को समझ में आया जो मैंने बताया आपको, ठीक है? सभी को ये बात समझ में आई जो यहाँ पे मैंने राम कथा बताई? नहीं समझ में आई तो फिर से देखो, इससे और मैं सिंपल अब कर नहीं सकता हूँ इसको, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप फिर से उसको बैक कर लीजिए, यही फ़ायदा इसको। आगे बढ़ो सर, वही अटके हुए हो। अच्छा आगे बढ़ें, अभी ऐसा पढ़ाएंगे कि ये बोलो कि सर आराम से पढ़ाओ। आगे बढ़ो सर, वही अटके हुए। तुमको क्या लगता है, तुम्हारा कमेंट देख के हम आगे बढ़ेंगे? वही अटके हुए हो, हमारा मन है ना वही अटकने का। हमारा तो मन ही नहीं करता कि हम भी क्लास ख़त्म करके
ओ ही अटके हुए हो, अभी ओ यहीं से मारेंगे तो ओ ही लगेगा वहीं पे भी। द हाईली विस्कस मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल रीजन ऑफ अर्थ्स अपर मैंटल इज कॉल्ड एज, पृथ्वी के ऊपरी मेंटल का अत्यधिक चिपचिपा यांत्रिक रूप से कमजोर और लचीला क्षेत्र कहलाता है। लिथोस्फीयर, मेजोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर या फिर एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? तो अर्थ की हमारी लेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है लेकिन यहाँ पे हम कोई मुजरा वगैरह नहीं कर रहे हैं, है ना, पढ़ ही रहे हैं तो ये कोई हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी थोड़ा सा ज़्यादा है तो कल को थोड़ा सा कम होगा, सिंपल सी बात है। पढ़ना करना तो है ही है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हमारी अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो अर्थ की हमारी 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ये होती है क्रस्ट जिसको भूपर्पटी बोलते हैं, ये होती है मैंटल और ये होती है कोर। क्रस्ट 2 पार्ट का होता है, एक कॉन्टिनेंटल होता है और दूसरा होता है ओशनिक, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थलीय और इसको बोलते हैं महासागरीय भूपर्पटी। ध्यान रखना, जो कॉन्टिनेंटल होती है वो ग्रेनाइटिक रॉक से बनी होती है और ओशनिक जो होती है बसाल्टिक रॉक से। सॉल्ट ऐसे याद कर लो, सॉल्ट कहाँ पे होता है? ओशन में होता है, बसाल्टिक। कॉन्टिनेंटल जो होता है वो थिक होता है और लेस डेंस होता है, और जो ओशनिक होता है वो थिन होता है और बहुत ज़्यादा डेंस होता है, भारी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो है ये पूरा मैंटल है, जो बीच वाला देख रहे हो मैंटल, इसकी बहुत थिकनेस होती है और ये बाई वॉल्यूम 1% होता है। बाई वॉल्यूम ये 84% ऑक्यूपाई करके रखता है। बाई वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 15%। इसका जो अपर पार्ट होता है वो एकदम सॉलिड होता है। ये अगर मैं जो ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ही सॉलिड होता है, बिल्कुल ही सॉलिड होता है। तो क्रस्ट और मैंटल को, क्रस्ट और ये अपर पार्ट ऑफ सॉलिड मैंटल को मिला के हम बोल देते हैं लिथोस्फीयर, हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे यानी कि जो सॉलिड पार्ट है इसके जस्ट नीचे, जो मैं ये येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होता है सेमी मोल्टन, गीला गीला टाइप होता है, बहुत गीला भी नहीं होता, बहुत ठोस भी नहीं होता है, और इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये होती है एस्थेनोस्फीयर। यही होता है मैग्मा या फिर लावा, ये जो वोल्केनो से निकलता है ना इस तरह से, इसी को यही होता है, यही निकलता है जिसको हम बोलते हैं मैग्मा या फिर लावा। ये होता है आपका एस्थेनोस्फीयर, ठीक। लिथोस्फीयर ये प्लेट होती हैं हमारी। टोटल कितनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट हैं? 8 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट हैं, जैसे कि अंटार्कटिका हो गई, यूरेशिया हो गई, पैसिफिक हो गई, अटलांटिक हो गई, आर्कटिक हो गई। ये सब होती हैं हमारी मेजर। अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये सब हमारी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट हैं। छोटी छोटी प्लेटें जैसे इंडियन, फिलीपींस, जुआन दे फूका, कोकोस, नाज़का, ये जो छोटी छोटी होती हैं ये माइनर होती हैं। तो ध्यान रखना 8 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट हैं। ये जो लिथोस्फेयर ये प्लेट होती हैं जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फिसलती हैं, स्लाइड करती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्रस्ट की अगर थिकनेस की बात करें 0 to 100 किलोमीटर है, और अगर हम लिथोस्फेयर की बात करें तो ये 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस जाती है। लिथोस्फेयर क्या होता है? क्रस्ट एंड सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, यानी एस्थेनोस्फेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, ठीक। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो क्रस्ट होता है वो किसका बना होता है? सियाल का बना होता है, ठीक है। क्रस्ट जो होता है वो सियाल का बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है। जो मैंटल होता है वो सीमा का बना होता है, सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। और जो कोर होता है वो नीफे या फिर फेनी का बना होता है, निकल और आयरन का बना होता है। आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। आउटर कोर लिक्विड होता है और इनर सॉलिड होता है, क्योंकि एकदम अंदर है ना। और ये जो लिक्विड है पार्ट, इसी की वजह से अर्थ को जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी की वजह से मिलती है, ठीक है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से जो हमारी हार्मफुल सोलर रेडिएशंस वगैरह आती हैं, ठीक है, उनको रिफ्लेक्ट करता, मतलब उनको भगाता है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड ये यहीं से जनरेट होता है जो ये आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। अभी के लिए यहीं रखते हैं, डिस्कॉन्टिन्यूटीज़ पे नहीं जा रहे, नहीं तो ओही फिर तुम लोग काफ़ी लोग करने लगोगे, तो ओही यहीं पे कभी ख़त्म करते हैं इसको। आंसर क्या होगा? हाईली विस्कस मैकेनिकल ये चीज़ होती है आपकी एस्थेनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। गाढ़ा गाढ़ा होता है और ये आपका यही होता है मैग्मा या फिर लावा। बढ़ते हैं दी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेंडेलिवियम। मेंडेलिवियम की परमाणु संख्या कितनी है? कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, बिल्कुल। अब डिस्कॉन्टिन्यूटी होती तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं 3-4 तक तो ऐसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ज़बरदस्ती नहीं, और फिर रोएंगे आके कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपने पढ़ाया था आया नहीं, अगर कम पढ़ा देंगे। अभी मैंने बताया था ना, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। खैर, रहें तुम्हारी दिक्कतें अपनी पास, अपने जेब में रखो अपनी दिक्कतें तुम्हारी, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे तो भाई मेन वो स्टूडेंट है मेरे लिए जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं और जो एक्चुअल में रैंक लाने वाला है, ठीक है। तो मेंडेलिवियम की हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक
नंबर की अगर हम बात करें तो कल हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा था। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने कल क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि इसका किस तरह से पूरा ओरिजिन हुआ था। हमने देखा था डॉबरमैन ने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था 1829 में, देन उसके बाद न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था 1865 में, और मेंडलीव ने 1869 में अपनी पीरियोडिक टेबल रखी थी, ठीक है, जिसमें कि 7 पीरियड्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 ग्रुप्स यानी 8 वर्टिकल कॉलम्स यानी कि 8 ग्रुप्स थे, और 1816 में रखा था। और इसी साल ही लोथर मेयर ने यानी कि 1869 में ही ध्यान रखना ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वेट का, जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम का, एटॉमिक वेट और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया था लोथर मेयर ने 1869 सेम ईयर में, जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल रखी थी। फिर हमारे हेनरी मॉजले ने 1913 में अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रखी, जो कि अभी हम प्रेजेंट फॉर्म में उसको देखते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, जिसको इन्होंने बोला कि Z से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को, और A से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक मास को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये मॉजले जी ने दी थी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, मेंडेलिवियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये 101 है। ढूंढिए कहाँ पे 101 है, ये है आपका मेंडेलिवियम। 106 नंबर वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसको सी बॉर्जियम बोलते हैं। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। और 106 नंबर है आपका सी बॉर्जियम। क्लियर। थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ, डीप में अभी नहीं जाऊँगा, वैसे मैंने सोचा था डीप में चले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, ओही करने लगोगे फिर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, फर्स्ट और सेकेंड जो ग्रुप में आते हैं। ध्यान रखना है, ब्लॉक अभी देख लो। ये होता है आपका पी ब्लॉक, जिसमें कि आपके सारे जो मेटल्स होते हैं वो पी ब्लॉक के अंदर ही पड़े हुए हैं, ध्यान रखना। ये होता है आपका डी ब्लॉक, जिसको कि हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। एंड ये होता है एफ ब्लॉक, जिनको कि हम इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। किन के नाम से? इनर ट्रांजिशन मेटल। इतना समझ लो कि जब 1 2 3 4 5 6 छठवें जब पीरियड में आते हो, छठवें पीरियड में, तो लैंथेनाइड करके एक एलिमेंट मिलता है, और उसके आगे लैंथेनाइड और उसके आगे आने वाले 14 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको अलग से निकाल लिया और इसको बोल दिया लैंथेनाइड सीरीज़। क्या बोल दिया? लैंथेनाइड सीरीज़ बोल दिया इसको हमने। और ऐसे ही एक्टिनॉइड मिला, एक्टिनियम मिला, एक्टिनियम, इसके आगे आने वाले 14 एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो इसको अलग से निकाल के बोल दिया एक्टिनियम, इसको बोल दिया एक्टिनियम। तो टोटल इसमें 15 एलिमेंट है, इसे 15 एलिमेंट है, टोटल 30 मिला के ये इनको एफ ब्लॉक बोलते हैं, और इन्हीं को इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। ओही आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर शॉर्ट लगाते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD, that is Managing Director of LIC? सर आज 2300 हो गए 3500 से, और क्या पढ़ाई हर किसी के बस की बात होती है, तो वही तभी तो बोल रहे हैं रियल कंपटीशन। ये जो अभी 2500 से देखना 2000 होंगे, तो जो रियल कंपटीशन है ये 2000 लोगों के बीच में। बाकी तो सब यहाँ पे मौज मारने आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एकदम पूरा मौज ही मौज चल रहा है इनका। LIC के नए MD कौन बने हैं? तो नए MD इसके बने हैं सिद्धार्थ, ये तो आपकी सेबी की हैं, अशोक श्रीवास्तव तो होंगे नहीं, सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो R दोराई स्वामी हैं ये चेयरमैन है LIC के, ठीक है, ठीक है, चेयरमैन है LIC के। ठीक है, ये नहीं, हाँ ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती होंगे, ठीक है, चेयरमैन। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। सिद्धार्थ मोहंती होंगे, और ये कौन है? चेयरमैन है अभी, जो R दोराई स्वामी है। थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023 की थीम क्या थी? जो 2023 वाला इंडिपेंडेंस डे था, जो 15 अगस्त को, जरा बताइए इंडिपेंडेंस पे क्या होती है? फ्लैग होस्टिंग होती है कि रेजिंग होती है? कौन करता है, कहाँ पे करता है, कैसे करता है, क्यों करता है? जल्दी बताओ। इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या थी? और इंडिपेंडेंस डे जो हमारा इस बार का था 15 अगस्त, किस मायने में इम्पॉर्टेंट था कि हमने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव ख़त्म किया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव ख़त्म किया था। कब स्टार्ट हुआ था? हाँ, ये तभी स्टार्ट हुआ था जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। वहीं से स्टार्ट हुआ था जहाँ से दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। साबरमती से PM मोदी ने इसको स्टार्ट किया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव
12 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ था और 15 अगस्त 2023 को ख़त्म हुआ था ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेशन फर्स्ट, नेशन क्या है ये, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये इसका थीम था। और ये हमारा इस बार का 77th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। और फ्लैग की यहाँ पे होती है रेजिंग। कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। कहाँ करते हैं? रेड फोर्ट पे करते हैं। क्यों करते हैं? वही करते हैं ठीक है, रेड फोर्ट में करते हैं। और रिपब्लिक डे 26 जनवरी, जिस दिन इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, लागू किया था हमने, उस दिन जो है कर्तव्य पथ पे प्रेसिडेंट फ्लैग की अनफर्लिंग करते हैं। क्यों करते हैं? वही करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंडरेटेड नोट्स इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग। लेकिन इस लेक्चर की पीडीएफ आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसमें कि 400 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना? हुए कि नहीं हुए? हो चुके हैं, हाँ, 400.2 हो चुके हैं। तो 4 लाख सब्सक्राइबर की खुशी में, इसी खुशी में तुम आज ये पीपीटी ले लो तुरंत मुझसे आज, ठीक है? तुरंत आज ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम, फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड टेलीग्राम पे जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किए वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। क्विज़ ग्रुप भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। क्विज़ ग्रुप में भी कितने होने वाले होंगे? क्विज़ ग्रुप में आई थिंक 2 लाख होने वाले होंगे, है ना? क्विज़ ग्रुप में, हाँ नहीं, अभी तो 164 है, ठीक। वही ख़त्म हो गया, वही तो वही कर चलो भाई, तो थैंक यू सभी को, और मिलते हैं फिर कल। थैंक्स भाई। ओही मिलते हैं कल, ओही ठीक है सर शाम में मेडिटेशन सेशन, हाँ शाम में मेडिटेशन होगा मोस्ट प्रॉब्ली 4 PM पे। जब भी होगा, मैं तो 3:30 PM से लेके 5 PM के बीच में होगा। आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है? मोस्ट प्रॉब्ली 4 PM के राउंड, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। मेजर प्लेट्स कितनी लिखवाई मैंने? और सॉरी, 8 मेजर कमिटीज़ हैं यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके चक्कर में 8 मेजर के चक्कर में 8 मेजर लिख गया। 7 मेजर प्लेट हैं, 8 मेजर कमिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। प्लेट मेजर 7 ही हैं। मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी हैं। एक तो एंटार्क्टिका वाली हो जाएगी, ठीक है? एक आपकी एंटार्क्टिका हो जाएगी, पैसिफिक हो जाएगी, एक आपकी यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, और 7वीं कौन हो जाएगी? अफ्रीकन हो गई, पैसिफिक, अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एक हो जाएगी आपकी आर्कटिक प्लेट, ठीक है? ये 7 मेजर प्लेट्स हैं आपकी। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलेंगे कल ओही करते हुए हम लोग, ठीक? थैंक यू।